अभी भी थोड़ा सा मतलब वो है ना रिकवरी स्टेज है जैसे कि। तो काइंडली मुझे बताइएगा बेटा अगर कहीं पे किसी को आवाज़ कम मिले तो। अच्छा बेटा चलिए आज हम जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको कहा था कि हमने सेशन 1 में स्टार्ट किया था और एक अच्छा खासा हिस्सा हमने कवर किया था जिसको आज हम क्विकली गो थ्रू करेंगे। उसके बाद हमने सेशन 2 में ड्राफ्टिंग पे काफ़ी चीज़ें सीखी और सेशन 2 जिसने नहीं देखा उसको ज़रूर देखे। और उसमें हमने डेमॉन्स्ट्रेट भी किया था कि ड्राफ्टिंग किसे कहा जाता है। लिखना और अंग्रेज़ी लिखना एक अलग चीज़ है और ड्राफ्टिंग लीगल ड्राफ्टिंग एक अलग चीज़ है, ठीक है। अच्छा तो आज हम क्या करेंगे, जैसे मैंने पिछली क्लास में कहा था कि आज हम इस चैप्टर को, डायरेक्टर के चैप्टर को, और अगर पॉसिबल हुआ तो चीफ एग्जीक्यूटिव, जो कि बहुत छोटा सा चैप्टर है, कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, आज कंप्लीट करेंगे। बट बहरहाल डायरेक्टर का चैप्टर तो आज हमारा कंप्लीट हो ही जाएगा और उसके बाद हम टेस्टिंग की तरफ चले जाएंगे। इस पे हम कुछ, मैं आपको टाइम दूंगा, टाइम का मतलब है 1 दिन 2 दिन, ताकि फिर आपको डायरेक्टर पे जो आए हुए सवालात हैं उनको आगे रखते हुए थोड़ी सी एक प्रैक्टिस भी हम यकीनन करेंगे, बट उसको आगे रखते हुए हम इंशाअल्लाह एक क्विज़ भी डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें बेटा। चले बेटा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा डायरेक्टर में हमने फर्स्ट सेशन में कुछ चीज़ें कवर की थी, बट क्विकली हम उन चीज़ों को रिकैप करेंगे जो चीज़ें हमने लास्ट सेशन में, फर्स्ट सेशन में कवर की थी, और उससे आगे ले जाएंगे। क्योंकि मैंने थोड़ा सा इस शीट को रिवाइज़ किया था, इस वजह से इसको मैं बिल्कुल ज़ीरो से रिकैप कराना चाहता हूँ आप सबको। आप में से जिसने कवर किया था उसकी रिवीजन हो जाएगा और जिसने इस सेशन को अटेंड नहीं किया था उसके लिए लर्निंग हो जाएगी। सबसे पहले तो डायरेक्टर के बारे में 3 चीज़ें थीं, डेफिनेशन, मिनिमम नंबर और 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स। डेफिनेशन ये थी, और ये पूरा का पूरा हमने सेशन 1 में तफसीली कवर किया हुआ है, हम सिर्फ रिकैप कर रहे हैं उस चीज़ को जो हमने लास्ट सेशन में, सेशन 1 में स्टडी की थी, और आगे जो हमने नहीं कवर किया तो उसको हम लर्न करेंगे और साथ में उसको रिकॉल करने की, याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो डेफिनेशन में कहा गया है कि डायरेक्टर किसे कहा जाता है। डायरेक्टर हर उस पर्सन को कहा जाएगा जो बोर्ड मेंबर होगा। अब चाहे उसकी पोजीशन जो बोर्ड में मेंबर होने की है उसके साथ लफ्ज़ डायरेक्टर यूज़ हो या ना हो। ऐसी भी सिचुएशंस होंगी जिसमें किसी के नाम के साथ डायरेक्टर होगा बट वो डायरेक्टर नहीं होगा। क्या मतलब डायरेक्टर नहीं होगा? वो नाम का डायरेक्टर होगा, मगर कंपनी लॉ में जैसे डायरेक्टर कहा गया है बोर्ड मेंबर, वो बोर्ड मेंबर नहीं होते। मसलन काफ़ी, जैसे मिसाल लेते हैं कि डायरेक्टर लॉ, लीगल डायरेक्टर लीगल अफेयर्स। अब डायरेक्टर लीगल अफेयर्स का मतलब ज़रूरी नहीं होता बोर्ड मेंबर हो, तो इसीलिए बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, इसका मतलब है कि नाम से फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर मिनिमम नंबर था 1, 2, 3 और 7। सिंगल मेंबर में 1, बाकी प्राइवेट कंपनीज़ में 2, पब्लिक में 3 और पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ के अंदर 7। तो पब्लिक अनलिस्टेड में 3 हो गए। ये डायरेक्टर की मिनिमम नंबर है, मगर मैक्सिमम नंबर पे कोई पाबंदी नहीं है। मैक्सिमम नंबर आपस के मशवरे से कोई भी रखा जा सकता है, जो आपने वेरियस जो है उसकी टाइप्स को पिछली क्लास में कवर किया था, अब भी करेंगे। 2 बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, नेचुरल पर्सन यानी ह्यूमन बीइंग होना, जिसका मतलब कॉरपोरेट एंटिटी या गवर्नमेंट किसी भी कंपनी के बोर्ड पे अपीयर नहीं हो सकती। कॉरपोरेट एंटिटीज़ को और गवर्नमेंट को किसी भी कंपनी के बोर्ड पे अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को, नॉमिनी को बिठाना होगा, ह्यूमन बीइंग होगा। और डायरेक्टर के लिए कहा गया है कि मस्ट बी अ मेंबर, ये भी बेसिक रिक्वायरमेंट है। अलबत्ता इस पे कुछ एक्सेप्शंस हैं कि नॉन मेंबर भी कब कब कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हैं, जो आगे चल के लिस्टेड है। तो 3 चीज़ें बेसिक हो गई। फिर हमने कहा था डायरेक्टर की मुख्तलिफ किस्में हैं, जिसमें सबसे पहले आता है फर्स्ट डायरेक्टर, इलेक्टेड डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर। अल्टरनेट को सब्सटीट्यूट भी कहा जाता है। फिर एक 5वीं किस्म है जो कि मना किया गया है, ठीक है, उसको कहते हैं असाइनी डायरेक्टर। वो मुमकिन नहीं है असाइनी डायरेक्टर बनाना। फर्स्ट डायरेक्टर में 3 चीज़ें, हाउ अपॉइंटेड, टर्म क्या होगा, और रिटायरमेंट। हाउ अपॉइंटेड तो सब्सक्राइबर्स, मेजॉरिटी ऑफ सब्सक्राइबर जो होंगे वो इसको
अपॉइंट करते हैं। मुझे बस एक सेकंड दीजिएगा बच्चों, जस्ट एक गिव मी अ सेकंड। पर क्या होगा, थोड़ा सा मैंने इसको रिवाइज़ किया है इस चीट को, इस वजह से मैं इसको गो थ्रू कर रहा हूँ दोबारा, कोई चंद इजाफी पॉइंट्स भी हैं तो इस वजह से इसको गो थ्रू करना ज़रूरी है कि नेम एंड नंबर जो होगा फर्स्ट डायरेक्टर्स का कौन डिसाइड करेगा, सब्सक्राइबर्स, ठीक है, जो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम होते हैं। और ये तफसील के कौन कौन उसका नंबर क्या होगा और कौन कौन उसके डायरेक्टर्स हैं जिन पे मेजॉरिटी ने डिसाइड किया है, ये तफसील इनकॉर्पोरेशन की डॉक्यूमेंट्स के साथ दी जाती है, विच मीन्स कि एक सेपरेट डिटेल होगी, ये मेमोरेंडम के अंदर नहीं होगी, ठीक है। मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर ज़रूर होते हैं मगर मेमोरेंडम का हिस्सा नहीं होता। मेमोरेंडम खोल के आप पढ़ेंगे ना, कहीं पे आपको फर्स्ट डायरेक्टर की डिटेल नहीं मिलेगी। हाँ, ये इसका जो है ना डॉक्यूमेंट इसके साथ ज़रूर जाता है। यानी इन अदर वर्ड्स, जब हम मेमोरेंडम को स्टडी करते हैं और उसके क्लॉजेस को स्टडी करते हैं तो उसमें कोई डायरेक्टर क्लॉज नहीं होता, डायरेक्टर क्लॉज नहीं होगा, उसमें नेम क्लॉज है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है, शेयर कैपिटल क्लॉज है, तो मगर उसमें डायरेक्टर क्लॉज नहीं होता। तो इसकी वजह यह है कि ये सेपरेट डिटेल होती हैं, ठीक है। और उसके बाद ये है कि अगर डिसाइड नहीं किया गया तो सारे के सारे नेचुरल पर्सनस जो होंगे, जो सब्सक्राइबर होंगे, वो डायरेक्टर बन जाएंगे। और दूसरी बात जो इजाफी है वो ये है कि सपोज़ करें कि कंपनी बन गई और इनिशियली जो नंबर डिसाइड किया था उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, तो जनरल मीटिंग में ये चेंज करना मुमकिन है। विच मीन्स कि अगर इनिशियली डिसाइड किया गया था कि हम 3 डायरेक्टर रखेंगे, कंपनी बनने के बाद वो फर्स्ट डायरेक्टर की बात ही हो रही, फर्स्ट डायरेक्टर की, और वो चाहते नहीं 2 और डायरेक्टर होने चाहिए, तो उस केस में ये काम कौन करेगा, वो जनरल मीटिंग में मेंबर्स करेंगे। तो नंबर ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स में भी इंक्रीज्ड बाय अपॉइंटिंग न्यू डायरेक्टर्स, और ये कहाँ पे होगा, जनरल मीटिंग में मेंबर्स करेंगे। ये एक इजाफी पॉइंट था। क्लियर हो गई बात बेटा? और बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर्ड हैं कि वो अप टू दी फर्स्ट एजीएम इनका टेन्योर होगा, टर्म होगा, और जैसे ही फर्स्ट एजीएम की डेट हो जाएगी दे स्टैंड रिटायर्ड। अलबत्ता दे विल कंटिन्यू टू वर्क जब तक कि उनके प्रेडिसेसर जो इलेक्टेड डायरेक्टर हैं वो ऑफिस नहीं संभाल लेते। और अगर कोई इम्पेडिमेंट है, कोई रुकावट है, तो कहा गया है कि उस सूरत में 45 डेज़ बिफोर द एजीएम वो रुकावट रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म की जाए कि जी ये मसाइल हमें पेश हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक बेटा ठीक है। इलेक्शन की अब तफसीली स्टडी होगी आज, ठीक है, इलेक्टेड डायरेक्टर्स की। 3 चीज़ें पहले हम कवर कर लेंगे, वही हाउ अपॉइंटेड, टर्म और रिटायरमेंट। हाउ अपॉइंटेड में क्या था, इसका नंबर यह आपको याद होगा 35, 14 और 7 के तरीके से हमने याद किया था, 35, 14 एंड 7, ठीक है। 35 डेज बिफोर तो नंबर जो फिक्स किया जाएगा, कौन फिक्स करेगा, नॉट लेटर देन, एनटीएल जब भी आएगा नॉट लेटर देन होगा। 35 बिफोर एजीएम, एजीएम से 35 डेज बिफोर जो इसका नंबर होगा वो फिक्स किया जाएगा। कौन फिक्स करेगा इसका नंबर, नंबर फिक्स करेंगे डायरेक्टर्स, मगर फिर डायरेक्टर इस नंबर को चेंज नहीं कर सकेंगे फिक्स होने के बाद। सपोज डायरेक्टर ने इलेक्टेड डायरेक्टर के लिए नंबर फिक्स की 5, अब वो प्रपोजल आया कि नहीं 5 नहीं 6 डायरेक्टर होने चाहिए, तो वो 5 की नंबर को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता जनरल मीटिंग जिसमें वो इलेक्शन होने जा रहा है 5 का, ठीक है, उसमें अगर चाहें तो मेंबर्स इस नंबर को 6 कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर कैंट बी चेंज्ड विदाउट कंपनी अप्रूवल इन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग का मतलब है मेंबर्स इसका अप्रूवल देंगे, फिर ये नंबर बढ़ जाएगी और फिर इलेक्शन 5 पे नहीं 6 पे होगा। और दूसरा, नोटिस ऑफ एजीएम टू स्टेट नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स, जो नंबर फिक्स किया गया ना, तो वो नोटिस में बताया जाएगा कि जी इसमें इलेक्शन होने जा रहा है 5 डायरेक्टर्स का, तो नंबर जो होगा वो उसमें स्टेट किया जाएगा। और नेम ऑफ रिटायरिंग, इसका मतलब जो फर्स्ट डायरेक्टर्स होंगे या अगर सब्सिक्वेंटली एक इलेक्शन हुआ, दूसरा इलेक्शन हुआ, तो जो रिटायरिंग होते हैं उनके नाम बताए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आता है कि 35 डेज बिफोर के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि 14 डेज बिफोर एजीएम जो भी इस इलेक्शन को कंटेस्ट करना चाहता है वो अपना नोटिस देगा, नोटिस कंपनी को नोटिस देगा। ये नोटिस किसे दिया जाएगा, कंपनी को। नोटिस का यहाँ मतलब क्या है, नोटिस का मतलब है कि वो इंटीमेट करेगा कंपनी को कि मैं एज अ कंटेस्टेंट इस इलेक्शन को लड़ूंगा। फिर वो नोटिस जो कंपनी के पास आ गए वो 7 दिन बिफोर एजीएम वो कंपनी सारे नोटिस किसे, मेंबर्स तक पहुंचाएगी। मेंबर्स को पहले ही एक नोटिस मिल चुका होगा किसका, जनरल मीटिंग का, और जनरल मीटिंग का या एजीएम का नोटिस के अंदर पहले ही उनको इन्फॉर्म किया गया होगा
कि जी रिटायरिंग कौन कौन हैं और कितनी वैकेंसीज़ हैं, यानी 5 डायरेक्टर 4 डायरेक्टर जितनी भी नंबर होगा पता चलेगा। और 7 दिन पहले उनको इन्फॉर्म हो जाएगा कि जी कौन कौन से मेंबर्स हैं जो इस दफ़ा इस 5 वैकेंसीज़ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई। टर्म 3 साल का होता है और अनलेस के 3 चीज़ें हो जाएं, पहली या तो वो रिज़ाइन कर दे और डिस्क्वालीफाई हो जाए या सीजेस टू होल्ड ऑफिस। सीजेस टू होल्ड ऑफिस का मतलब एक एग्जाम्पल है डेथ हो जाना, ठीक है। तो रिज़ाइन कर दिया या डिस्क्वालीफाई हो गया। अब रिज़ाइन में वो ऑन पर्पस खुद जो है वो चाह रहा है कि वर्क ना करें एज डिज़ाइन। जी बेटा 21 दिन पहले का नोटिस होता है, ठीक है। 21 दिन पहले का ना, जिस भी एजीएम में, जिस भी एजीएम में याद रखिएगा, जिस भी एजीएम में कोई स्पेशल बिजनेस होगा तो 21 दिन पहले का, जिसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास की जाती है वो 21 दिन है। हर एजीएम में 21 दिन नहीं होते। 21 दिन की रिक्वायरमेंट है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए नहीं। तो इसमें तीसरी ये था खुद वो रिज़ाइन कर रहा है, ठीक है बच्चों, रिज़ाइन कर रहा है, मगर बिकम डिस्क्वालीफाइड में वो खुद नहीं चाहता था। कोई ऐसी चीज़ हो गई जिसकी वजह से वो स्टैंड डिस्क्वालीफाइड। मसलन जो आगे चल के डिस्क्वालीफिकेशन आप पढ़ेंगे, उसने क्राइम कर दिया, ठीक है, उसने कोई फ्रॉड कर दिया या कोई और चीज़ हो गई जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाइड है, या अदरवाइज सीजेस में आ गया डेथ। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, टर्म कितना है, लेस देन 3 ईयर्स मुमकिन है। इसका मतलब है कि नॉर्मली जो टर्म है वो 3 साल का है। लिमिटेड बाय गारंटी के लिए मुमकिन है 3 साल ही होगा, मगर वो मुमकिन है मे बी लेस देन, मगर आर्टिकल्स उसको फिक्स करेंगी। अलबत्ता कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में ये मुमकिन नहीं होगा, उसमें 3 साल का टर्म ही होगा जो लॉ ने फिक्स कर दिया। इसमें आर्टिकल्स उसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ आर्टिकल को एम्पावर किया गया है कि वो लेसर टर्म भी फिक्स कर सकते। अब आती है कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी ये थी, ये 3 सिचुएशन में वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो उस सूरत में क्या होगा, रिमाइंडर पीरियड, यानी जितना टाइम रह गया था, अब वो डिस्क्वालीफाई कब हुआ, डेथ कब हुई, रिज़ाइन कब किया, उसका रिमेनिंग पीरियड जो है उसको सर्व करने के लिए डायरेक्टर्स इसको लाएंगे जो भी उस वैकेंसी को फिल करेंगे। यानी जो इलेक्शन नहीं होगा इसमें, वो इलेक्शन नहीं करेंगे कि दोबारा एजीएम कॉल करके उसको इलेक्ट किया जाए, नहीं। कैजुअल वैकेंसी जो है, कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करता है, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी, उसमें वो मेजॉरिटी से जो भी लोग होंगे उसमें से वो सिलेक्ट करेंगे। और जो नए लोग आए बोर्ड में ये कैजुअल वैकेंसी के थ्रू, वो रिमेनिंग पीरियड को सर्व करेंगे। अच्छा, इसमें है कि जो फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी नॉट मैंडेटरी इफ़, अब कब मैंडेटरी है कब मैंडेटरी नहीं है, इफ़ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आफ्टर कैजुअल वैकेंसी इज इक्वल टू और अबव मिनिमम नंबर। वो जो मिनिमम नंबर था ना 1 2 3 7, अगर वो उस ऑलरेडी नंबर फुलफिल्ड है, यानी नंबर पूरा है, जैसे 3 डायरेक्टर चाहिए थे, 3 तो ऑलरेडी हैं, 7 थे 7 हैं, तो फिर ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अलबत्ता अगर नंबर कैजुअल वैकेंसी से कम हो चुका है मिनिमम से, तो फिर मैंडेटरी है। और इसकी फिर टाइमलाइन भी है, मगर टाइमलाइन सिर्फ लिस्टेड कंपनीज़ के लिए गिवन है, अनलिस्टेड के लिए नहीं है, प्राइवेट के लिए नहीं है। टाइमलाइन जो है फिर उनके लिए रीजनेबलनेस होगी। लिस्टेड कंपनीज़ के लिए 90 डेज़ का टाइम रखा गया है इस कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए, ठीक है। ये पॉइंट इजाफी था, ठीक है। टर्म 3 साल वाला स्टैंड रिटायर्स और रिटायरिंग डायरेक्टर्स जो होंगे कंटिन्यू टू वर्क, ये आपको पॉइंट याद होगा। अब इसमें आती है कुछ सिचुएशंस जो मैंने थोड़ी सी और इजाफी डाली हैं इसमें, ताकि और आपका पूरा चैप्टर कम्प्रीहेंसिवली कवर हो सके, ठीक है। ऑनलाइन बेटा यहाँ तक चीज़ें रिकॉल हो रही हैं, समझ आ रही हैं। इसमें उन डायरेक्टर्स की, रिटायरिंग डायरेक्टर्स की ड्यूटी क्या होगी। रिटायरिंग डायरेक्टर का मेनली काम होगा कि वो क्या करेंगे, इलेक्शन, और अगर उसमें कोई इम्पेडिमेंट है तो उसको इन्फॉर्म करना। इलेक्शंस ना करा पाने की कोई प्रॉब्लम है, मतलब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है, इम्पेडिमेंट किसी न किसी इंटरनल एक्सटर्नल कोई भी सर्कमस्टेंस हो सकते हैं। तो उस केस में वो क्या करेंगे, वो 45 डेज बिफोर द एजीएम या ईजीएम, जो भी जहाँ पे भी जिसमें भी, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता ना कि इलेक्शन एजीएम में हो। ये बात हम कर रहे हैं सब्सिक्वेंट की, 1 इलेक्शन हो गए, 2 इलेक्शन हो गए, ये फर्स्ट इलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट इलेक्शन तो एजीएम में होते हैं, मगर उसके बाद के इलेक्शंस जो हैं वो एजीएम में भी हो सकते हैं, ईजीएम में भी हो सकते हैं। तो जिस भी जनरल मीटिंग में वो इलेक्शन होने जा रहे थे, उससे 45 डेज़ पहले इन्फॉर्म करना होता है उस इम्पेडमेंट का, उस रुकावट का, कि जी ये हमें रुकावट नज़र आ रही है, मुमकिन है कि इसकी वजह से हम ये इलेक्शन ना करा पाएँ। अब यहाँ एक आता है फाउल प्ले। उस फाउल प्ले को रोकने की कोशिश की जाएगी कि ये रिटायरिंग डायरेक्टर्स कहीं ऐसा ना हो
कि रिटायरमेंट के बावजूद भी अपना टर्म खींच के, क्योंकि उनको कहा गया ना वो कंटिन्यू करेंगे, तो उसका बेनिफिट तो नहीं ले रहे, इसीलिए थोड़ा सा ये एक और चीज़ भी इसमें हमने ऐड की है ताकि आपका 100% चैप्टर कवर हो रहा है इसमें। कैजुअल वैकेंसी के लिए मेंबर्स अपना नोटिस इंटेंशन देंगे या डायरेक्टर्स अपनी मर्ज़ी से? नहीं, देखें, जो भी डायरेक्टर आएगा ना उसका रिटन में कंसेंट होना ज़रूरी है हमजा। वो जो भी डायरेक्टर जब कैजुअल वैकेंसी में भी आएंगे तो वो अपना कंसेंट देंगे कि हम विलिंग हैं टू वर्क एज अ डायरेक्टर, वरना तो ऐसे होगा कि आपने किसी को सिलेक्ट किया और वो रिफ्यूज़ कर दे तो फिर, तो इसीलिए वो ये बात रिक्वायरमेंट होती है हर केस में। अच्छा देखिए, एजीएम और ईजीएम इन विच इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड शैल नॉट बी डिलेड। कितने दिन से डिले नहीं ज़्यादा हो सकता? 90 डेज से ज़्यादा डिले नहीं कर सकते आप। ऊपर देखिए 45 डेज बिफोर, 45 डेज बिफोर, मतलब आप सोचें ज़रा कि कोई भी प्रॉब्लम है जो अभी एजीएम हुआ नहीं है, एजीएम हुई नहीं है, उससे पहले एक इम्पेडिमेंट नज़र आ रहा है, मसलन सपोज करें वो कोरोना था जी, मीटिंग नहीं कर सकते हम, तो इस केस में क्या होगा? 45 डेज ठीक है नहीं करा सके, कोई बात नहीं है, तो इसका मतलब मीटिंग डिले हो गई, ठीक है डिले हो गई, तो कितनी डिले हो गई? अब देखिए मीटिंग से 45 डेज पहले, इसका मतलब वेल बिफोर इन्फॉर्म करना है रजिस्ट्रार को, एंड टाइम पे आके गड़बड़ नहीं करनी। 45 डेज बिफोर इन्फॉर्म, कब अगर ऐसे हालात थे, ऐसे वाक़यात थे, तो आपने क्यों नहीं इन्फॉर्म किया 45 डेज बिफोर? फिर उसके बाद कहा कि अच्छा डिले हो गया, कोई बात नहीं है, फ्रॉम द डेट ऑफ, जो भी डेट थी उसके बाद, जिस डेट पे जो होना था ईजीएम, तो कहता है कि उससे आगे भी चलो कोई बात नहीं, एक्सटेंड कर दो। कितना एक्सटेंड हो सकती है वो मीटिंग? 90 डेज तक एक्सटेंड हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ताकि वो फाउल प्ले ना कर सकें डायरेक्टर्स। वो जो कंटिन्यूइंग है ना, वो चलते ही ना रहें कि 2 साल और निकाल लें। रजिस्ट्रार टू एक्सटेंड, वही टाइम जो होगा ना, ये एक्सटेंड द टाइम फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड एंड ओनली इन केस ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर। ये जो 90 डेज का एक्सटेंशन है, ये भी उसी वक्त मिलेगा जब रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म किया। तो क्यों इन्फॉर्म किया कि जी ये हम प्रॉब्लम देख रहे हैं, ये इम्पेडिमेंट देख रहे हैं। रजिस्ट्रार ने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, मीटिंग आगे कर दो 20 दिन। डायरेक्टर्स ने कहा 20 दिन नहीं, ये तो 30, कम से कम भी हमें 30 डेज चाहिए। तो ठीक है, 30 डेज में डिले हो गया, इलेक्शन डिले हुआ, मीटिंग डिले हुई, अगले 30 डेज में हो गई। ये 90 डेज का मतलब मैक्सिमम 90 डेज है, ठीक है। अच्छा देखिए, एक और चीज़ भी हो सकती है, ये तो रजिस्ट्रार से एक्सटेंशन मांगी गई, इम्पेडिमेंट आया, इन्फॉर्म किया गया, मीटिंग डिले हुई, आगे गई, रजिस्ट्रार ने इजाज़त दी, एक्सटेंशन मिली 90 डेज तक की, और वो भी कब मिलेगी? जब ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जो डायरेक्टर के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। अब अगर देखें कि ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, रजिस्ट्रार में ये एक्सपायरी ऑफ द पीरियड है, जैसे ये आपका हो गया जो उसने टाइम दिया था रजिस्ट्रार ने 30 डेज दिए थे या 80 डेज दिए थे, 90 डेज दिए थे, जितने भी डेज दिए थे, और वो उसमें नहीं करा रहे, इसका मतलब है कि समथिंग इज़ रॉन्ग। तो रजिस्ट्रार विल पुट हिज फुट डाउन, और रजिस्ट्रार अब क्या कहेगा? अब ये कहेगा रजिस्ट्रार कि मैं डायरेक्शन इशू करेगा टू द कंपनी टू होल्ड ईजीएम फॉर इलेक्शंस ऑफ डायरेक्टर, और फिर क्या करेगा? उसकी डेट और टाइम खुद फिक्स कर देगा। ये फ़र्क है, पहले एक्सटेंशन दे रहा था कि अच्छा ठीक है 30 दिन है, 30 दिन में जब चाहे इलेक्शन करा लो, ठीक है 60 दिन दे रहा हूँ, जब चाहे इलेक्शन कराओ। ये सारा कुछ कब होता है? जब इम्पेडिमेंट हो। ये सारा कब होगा? जब ये इम्पेडिमेंट हो, ठीक है बच्चों, क्लियर है ना? ये कब होता है? तो इम्पेडिमेंट की सूरत में वो फिर सर्कमस्टेंसेस इन्फॉर्म करेंगे, टाइम एक्सटेंड कराया जाएगा, और दिया गया टाइम अगर फॉलो नहीं करेंगे तो डायरेक्टर को एक इंस्ट्रक्शन आएगी, कहाँ से? रजिस्ट्रार से। क्या? अब रजिस्ट्रार ये काम क्यों करेगा, ये डायरेक्शन क्यों देगा? ये खुद से भी दे सकता है, उसने देखा कि जी मैंने इनको 30 दिन का टाइम दिया था, कुछ तो मेरे पास आई नहीं, ना इलेक्शन का रिजल्ट आया, ना मेरे पास उन्होंने कोई डिटेल जमा कराई है, मालूमात ली, उसको पता चला इलेक्शन नहीं हुआ। या फिर उसके पास एक रिप्रेजेंटेशन आएगी, वही रिप्रेजेंटेशन याद है ना आपको, 10% की रिक्वायरमेंट होती है। अगर विद शेयर कैपिटल होगा तो 10% वोटिंग पावर का, और विदाउट शेयर कैपिटल होगा तो मेंबर्स का। ये रिप्रेजेंट, इसका मतलब 2 तरीके से रजिस्ट्रार इन्वॉल्व होता है, खुद से भी इन्वॉल्व हो सकता है, ऑन रिप्रेजेंटेशन भी इन्वॉल्व हो सकता है। मगर ये डायरेक्शन का मतलब क्या है कि वो हुक्मनामा इशू करेगा, ऑर्डर इशू करेगा कि जी 15 तारीख पे 9 बजे ये आप मीटिंग कॉल कर रहे हो, ठीक है। ये हमने एडिशनल पॉइंट, हमने इसमें इजाफी बात मुकम्मल कर ली। फिर आता है नॉमिनी की एक और किस्म भी मैंने ऐड कर दी जो हमने डिस्कस की थी। ये अब आपका इंशाल्लाह मुकम्मल डॉक्यूमेंट बन गया। जी बेटा नमाज ब्रेक करें साहब। मुकम्मल डॉक्यूमेंट बन गया डायरेक्टर का इंशाल्लाह। नॉमिनी की सूरत में कौन होता है? देखिए, एक तो आपका आ गया क्रेडिटर्स,
जो नॉमिनेट करते हैं, या कोई और स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप होगा, ठीक है ना, जिसका कोई स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप होगा। और इसके अलावा हमने कहा था कॉरपोरेट कंपनीज, एक कंपनी दूसरी कंपनी में शेयर होल्डिंग है, वो भी तो नॉमिनेट करती है। गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है, गवर्नमेंट भी तो 3 या 4 स्पेशल इंटरेस्ट को भी अगर काउंट करेंगे, यानी अदर क्रेडिटर के अलावा कोई और स्पेशल इंटरेस्ट है, तो 4 किस्म के सिचुएशंस में नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं। अल्टरनेट डायरेक्टर का आपको याद होगा, ये तो तफसीली डिस्कस हुआ था कि सबसे पहला पॉइंट क्या है कि असाइन नहीं कर सकते। ये बात आगे चल के रिपीट भी होगी, ये बार बार लिखी गई है कि असाइन करने का मतलब होता है, असाइन करने का मतलब होता है बच्चों कि अपना काम किसी को दे देना। असाइन करने का मतलब है कि जी मैं मौजूद हूँ, कोई वजह नहीं है, मैं खुद नहीं अटेंड करना चाहता, मैंने किसी और को कहा यार मीटिंग अटेंड कर लो, ये नहीं कर सकते। ये पहले इजाज़त होती थी, पहले ये मुमकिन असाइनिंग डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, अब बैन कर दिया, कंपनीज एक्ट ने मना कर दिया, किसी भी केस में असाइनिंग डायरेक्टर नहीं हो सकता। अलबत्ता और अगर इस तरह किया गया है तो एब इनिशो वॉइड हो जाएगी, वो वॉइड एब इनिशो, ठीक है। अलबत्ता एक असाइनमेंट की किस्म है, ये भी असाइनमेंट के किस्म है, उसको हम असाइनमेंट नहीं कहते, अल्टरनेट डायरेक्टर कहते हैं या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर कहते हैं। ये वो है कि जब बंदा खुद मुल्क से बाहर जाए मोर देन 90 डेज, नॉट लेस देन 90 डेज का मतलब इक्वल टू मोर देन, अगर मुल्क से बाहर जा रहा है तो उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है ना, फिर वो किसी को डायरेक्टर बना के जा सकता है, ठीक है। और उसको कहेंगे सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर या अल्टरनेट डायरेक्टर। और जैसे ही वो बंदा वापस आ जाएगा छुट्टी करके या जो भी मुल्क से बाहर, तो पाकिस्तान में लैंड करते ही इप्सो फैक्टो उसको कुछ नहीं करना, उसकी लैंडिंग से ही मुल्क वापस आने से ही वो डायरेक्टर जो होगा उसका टर्म ख़त्म हो जाएगा। वो ऐसे नहीं कहेगा कि देखें आप 6 महीने के लिए गए थे और मुझे 6 महीने के लिए डायरेक्टर बना के गए थे, और 6 महीने से पहले वापस आ गया। और ये अल्टरनेट डायरेक्टर 6 महीने से कम अरसे के लिए अगर वो बाहर जाएगा तो अपॉइंट नहीं होता। जैसे अगर किसी ने 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए अगर बाहर जाना है ना, 3 से कम, तो उस सूरत में ये डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता, वो फिर बाहर से बैठ के और जैसे आजकल है ऑनलाइन मीटिंग्स ज्वाइन करें। नेक्स्ट हमने बेटा कवर किया था 3 चीज़ों को, वेरिएबल, फिड्यूशरी और डायरेक्टर्स अथॉरिटी। वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव किसे कहते हैं? देखिए वेरिएबल का मतलब ये है कि जो लिखा है कि ये क्लेम नहीं कर सकते, इसमें क्लेम की बात क्यों आ रही है? क्लेम की बात इसलिए आ रही है कि एक डायरेक्टर को पकड़ा गया और उस पर केस फाइल किया गया कि देखो ये फ्रॉड हुआ था, उसमें तुम भी इसके हिस्सेदार हो, सारे डायरेक्टर में तुम भी शामिल हो। और वो डायरेक्टर क्लेम कर रहा है, कहते नहीं मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि जिस चीज़ पे फैसला किया गया है वो फाइनेंस से ताल्लुक़ रखता है, मैं फाइनेंस का बंदा नहीं हूँ, मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ, मुझसे मार्केटिंग की हद तक बात की जाए। तो इसको कहते हैं वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव। वेरिएबल का मतलब है वो चेंज हो रहा है कि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ उस हद तक है जिस हद तक मेरी स्पेशलिटी है, नहीं। वंस अ डायरेक्टर, तो आप जिम्मेदार बन जाएंगे उस डायरेक्टर के सारे डिसीशंस, बोर्ड के सारे डिसीशंस जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया और आपने उसमें सपोर्ट किया, वो आप उसके ये नहीं कह सकते कि मैंने वोट एम ही दे दिया था। तो उसको क्या कहते हैं कि डायरेक्टर के नॉट क्लेम टू बी अ वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव। तो उसको सारे डिसीशंस, चाहे उसकी स्पेशलिटी हो चाहे नहीं हो, वो उसके लिए जिम्मेदार है। फाइड्यूशरी ड्यूटी में हमने कहा था कि सब जो कंपनी है वो डिसीशंस, कंपनी अगर कहते हैं ना कंपनी के लिए पावर्स लिखी हैं जी, कंपनी एक्ट में लिखा है कंपनी ये कर सकती है, कंपनी वो कर सकती है, इसका मतलब वो डायरेक्टर कर सकते हैं, इसका मतलब वो मेंबर्स कर सकते हैं। कंपनी की डिसीजन मेकिंग 2 जगह पे होती है, एक बोर्ड में और एक जनरल मीटिंग्स में। तो लॉ ने कहा है कि जो जो चीज़ें बोर्ड के लिए मुख्तस की जाएंगी वो हमने लिख दी, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बोर्ड की जनरल पावर होगी। हमें कैसे पता चलता है कि बोर्ड की जनरल पावर क्या है? सारी पावर जो कंपनी को दी गई है वो बोर्ड की है, अनलेस स्पेसिफिकली वो मेंबर्स को दी जाए। इसका मतलब है कि हमें बोर्ड की पावर की लिस्ट नहीं बनानी होती, हालांकि हम बनाते हैं, हमें बनानी होती है क्या? पावर मेंबर्स की, कि मेंबर्स को ये लॉ ने पावर दी है, मेंबर्स को ये आर्टिकल्स ने पावर दी है। तो आर्टिकल्स में या रेजोल्यूशन में, किसी स्पेशल रेजोल्यूशन, 3 जगह पे, एक्ट के अंदर, आर्टिकल्स के अंदर या किसी स्पेशल रेजोल्यूशन में, अगर जनरल मेंबर्स को जनरल मीटिंग के जरिए कोई पावर दी गई तो वो नहीं की रहेगी। उसको छोड़ के बाकी सब पावर किसकी होती है? डायरेक्टर्स की, क्योंकि डायरेक्टर क्या है? एजेंट है। वो कंपनी के एजेंट है, कंपनी के लिए वो डिसीजन करते हैं। इन अदर वर्ड्स, उनकी डिसीजन मेकिंग करते वक्त उनकी लॉयल्टी कंपनी की तरफ होनी चाहिए। डिसीजन मस्ट बी इन द इंटरेस्ट, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, अपने लिए नहीं होना चाहिए। इसी को कहते हैं फाइड्यूशरी रिलेशनशिप। फाइड्यूशरी का मतलब है द लॉयल्टी, फर्स्ट लॉयल्टी शुड बी टुवर्ड्स द कंपनी।
और अगर कोर्ट ने किसी को हेल्ड कर दिया कि लेकिंग इन फाइडेंशियरी ड्यूटी है, लेकिंग इन फाइडेंशियरी ड्यूटी का मतलब कि उसने कोई ऐसा फैसला किया या कोई ऐसी सिचुएशन हुई और कोर्ट ने उसको हेल्ड कर दिया कि नहीं इसकी फाइडेंशियरी बिहेवियर नहीं है, इसका मतलब है कि इसने अपने ज़ाती मफाद में फ़ैसले किए हैं और कंपनी के लिए नहीं किए, और ये कोर्ट ऑर्डर आ जाए तो फिर वो डायरेक्टर के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है, डायरेक्टर नहीं बन पाता। अच्छा, फिर हमने कवर किया था एलिजिबिलिटी से रिलेटेड। एक तो था एलिजिबिलिटी जनरल वे में लिखी गई है कि आर्टिकल्स इसको डिसाइड करेंगे, ठीक है, और कंडीशंस फिक्स करेंगे। अब कंडीशंस कौन सी फिक्स कर सकते हैं कि भाई इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन शेयर्स रख सकते हैं कि जी कम से कम भी, ये नहीं है कि 2 शेयर वाला भी डायरेक्टर हो, नहीं भी कम से कम भी उसके पास 5% शेयर हो, बाकी तो उसको वोट्स मिलेंगे, तो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स रखे जा सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी जा सकती है। मगर इसका मतलब लॉ ने खुद ये फिक्स नहीं की, लॉ ने ये किस पे छोड़ दिया, आर्टिकल पे छोड़ दिया कि आपस में आप चूँकि वैसे ही मेंबर्स हैं, ये कंपनी आपने ही चलानी है, अपने मफाद में चलानी है, तो बैठ के ये फैसला करो। मगर इन एलिजिबिलिटी लॉ ने फिक्स कर दिए, और ये मैंने पिछली क्लास में जिस तरीके से समझाया था उसको और बेहतर करके पेश कर दिया मैंने, और समराइज़ कर दिया। ये देखिए अब आपके पास बॉक्स बन गए, तो अगर वो माइनर है, अनसाउंड माइंड है, इंसॉल्वेंट है, अनडिस्चार्ज्ड, ये वो इंसॉल्वेंट है जिसकी जिसकी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, अभी उस पर फैसला नहीं हुआ। ये वो अनडिस्चार्ज है जिस पे फैसला हो गया और उसको कहा गया कि नहीं भाई ये तो वाकई इसके पैसे इसकी तरफ लोगों के रहते हैं, इसने पेमेंट नहीं की है, फेल्ड टू मेक द पेमेंट। और फिर कन्विक्टेड हो मॉरल टर्पिट्यूड, मॉरल टर्पिट्यूड में हर उस क्राइम को कहा जाता है जिसका अखलाक से ताल्लुक़ हो, वह मसलन इसमें मर्डर, इसमें हर किस्म का वो ड्रग्स, तो मोरलेस सारे जो है ना वो सोसाइटी के अगेंस्ट जो क्राइम्स हैं वो मॉरल टर्पिट्यूड में आ जाते हैं। फिर अगर कंपनीज एक्ट के किसी प्रोविजन ने उसको डीबार किया हो, या वही कोर्ट ने उसको लेकिंग इन फाइडेंशियरी डिसीजन किया हो, या उसके पास एंटीन ना हो, या वो मेंबर ना हो, तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 सिचुएशंस हैं जिसको हम क्या कहेंगे, इन एलिजिबिलिटी जिनमें हो जाती है। इसकी एक्सेप्शंस भी हैं, मेंबर की 4 एक्सेप्शंस थी, और ये पहले भी हमने कहा था कि मेंबर होना बुनियादी रिक्वायरमेंट तो है, मगर कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक पहली एक्सेप्शन क्या है कि पर्सन जो है ना वो नॉन ह्यूमन है, नॉन नेचुरल है, जो शेयर होल्डिंग रखता है। तो पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ मेंबर विच इज़ नॉट ए नेचुरल पर्सन। अब नॉट अ नेचुरल पर्सन की वेरियस एग्जाम्पल्स हैं, मसलन कंपनी है एक, उसकी शेयर होल्डिंग है, गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है, बॉडी कॉरपोरेट की शेयर होल्डिंग है, तो उनके बिहाफ पे नॉमिनी डायरेक्टर है वो। दूसरा है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो बाय वर्चू ऑफ देयर पोजीशन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, मसलन सीएफओ। अब सीएफओ जो है ना वो काम ऐसा होता है कि उसका बोर्ड में बैठना ज़रूरी है, तो ऐसे को कहा गया होल टाइम डायरेक्टर जो कंपनी एम्प्लॉय है। तो बिकॉज ऑफ बीइंग वो जॉब, उसकी जॉब की नोयत ऐसी है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है, कि उसको मेंबर बनाया जाता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ खुद होता है, पर्सन रिप्रेजेंटिंग और वो क्रेडिटर और स्पेशल ग्रुप को, तो 4 केसेस में नॉन मेंबर भी बोर्ड का मेंबर बन सकता है। फिर हमने स्टडी किया था कि लिस्टेड कंपनी की सूरत में 2 और डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, और वो ये थी कि डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट एज डिफ़ॉल्टर। मगर डिफ़ॉल्टर में ख़ास बात क्या थी, लोन का डिफ़ॉल्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। और ना सिर्फ लोन का डिफ़ॉल्टर, वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन, यानी कि रिलेटेड पार्टी का लोन नहीं होना चाहिए, किसी मैन्युफैक्चरिंग का लोन नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन हो। उसमें अगर डिफ़ॉल्ट, हर डिफ़ॉल्ट नहीं, अगर अकाउंट्स पेएबल का अगर है, कोई ट्रेड की लायबिलिटी है, उसके डिफ़ॉल्ट की बात नहीं हो रही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और फिर ये था कि वो ब्रोकरेज हाउस हो। अब ये खुद का या स्पाउस का ब्रोकरेज हाउस होगा, तो देखें कंपनी कौन सी है, लिस्टेड। अब अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसकी तो शेयर प्राइस ऊपर नीचे होती है। ब्रोकरेज हाउस को पता चल जाएगा कि जी अंदरूनी डायरेक्टर जो बैठा हुआ है इस दफ़ा अकाउंट्स अप्रूव करते वक्त उसमें क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस वजह से इसको इजाज़त नहीं है ब्रोकरेज का काम करने के लिए। अगर वो ब्रोकरेज का काम करता है या उसकी स्पाउस ब्रोकरेज हाउस ऑन कर रही है, तो फिर ये डायरेक्टर नहीं बन सकते लिस्टेड कंपनी के, ठीक है। ये भी हमने थोड़ा सा इसको इम्प्रूव किया है, इस वाले बॉक्स को भी, जो पहले मास्टर शीट में था उसको हमने थोड़ा रीराइट किया है। और ये कॉन्सिक्वेंस ऑफ बैंकरप्ट, अगर सीईओ या डायरेक्टर था और वो बैंकरप्ट हो गया, बैंकरप्सी के ऊपर थी ना एक, वन ऑफ द क्वालिफिकेशन थी कि जी बैंकरप्सी हो सकती है, ठीक है। तो ये इंसॉल्वेंट या अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, तो बैंकरप्सी हो चुकी है।
मगर फिर भी इफ़ अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, रिमेंबर अनडिस्चार्ज किसे कहते हैं? अनडिस्चार्ज कहते हैं कि जिसने पेमेंट्स नहीं किए, हेल्ड हुआ एज इंसॉल्वेंट और अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं की, तो उसके लिए कॉस्ट क्या बेयर करनी पड़ेगी? बाकी चीज़ें तो अपनी जगह पे, मगर वो डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता। तो कहता है कि अगर ऐसा बंदा एक्ट एज चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर दोनों में से किसी पोजीशन में काम करता है, तो फिर उसके लिए सज़ा क्या है? इम्प्रिजनमेंट है। इम्प्रिजनमेंट कितने साल की हो सकती है? नॉट एक्सीडिंग 2 years। इसका मतलब 3 महीने भी हो सकती है क्योंकि एक्सीडिंग नॉट एक्सीडिंग लिखा है, मगर 2 साल से ज़्यादा नहीं होगी। फाइन भी लग सकती है, और यानी सज़ा जेल की नहीं हुई, सज़ा सिर्फ कुछ लाख रुपए कुछ मिलियन की पेनल्टी लगी है, दोनों भी आ सकती हैं कि जी उसको इम्प्रिजनमेंट भी मिली और पेनल्टी भी लगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो हमने पिछली क्लास में कुछ कवर की थी और कुछ आज हमने नई चीज़ें कवर की। मगरिब का नमाज़ बेटा ब्रेक करेंगे हम अभी 5 मिनट के लिए, सारे बच्चे नमाज़ पढ़ लें, फिर हम आएंगे नई तफसील की तरफ, जैसे इलेक्शंस हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, सारा कुछ इंशाल्लाह आज हम कवर करेंगे। तो इफ़ यू आर रेडी कि ये आप आखिर तक मेरा साथ देंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर आपका इतना बड़ा लेंथीएस्ट, वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर है वो इन फ्लो चार्ट्स के थ्रू, और कवरेज इंशाल्लाह 100% होगी। ठीक है, नमाज का ब्रेक करते हैं बेटा 5 मिनट का। जी बेटा मैं एक्सप्लेन करता हूँ हमज़ा आपके सवाल का। हमज़ा ने एक सिचुएशन थी उस पर सवाल पूछा है कि अनडिस्चार्ज, एक 2 सिचुएशन थी ना, अच्छा बेटा हमज़ा आप हैं क्लास में? ओके बेटा देखिए आपने जो सवाल पूछा है सबके लिए पढ़ता हूँ। सर आई नीड क्लैरिटी, अनडिस्चार्ज का ये मतलब ले सकते हैं कि पर्सन ने अप्लाई किया इंसॉल्वेंसी के लिए, और नहीं अप्लाई, यार एक बात सुने बेटा, इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई होना ज़रूरी नहीं है। ये अमेरिकन बुक्स जो होती है ना, उसकी वजह से अक्सर ये मुगालता आता है कि हम अप्लाई करते हैं। हाँ अप्लाई भी कर सकते हैं, ये भी एक पॉसिबल है। दूसरे जो क्रेडिटर होते हैं वो हमें खींच के कोर्ट ले जाते हैं कि जी इसको डिक्लेयर करो इंसॉल्वेंट। डिक्लेयर करने से क्या होगा? इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने से ये होता है कि उसकी प्रॉपर्टी को कोर्ट टेक ओवर करके लोगों को देगी। ठीक है बेटा, तो सिर्फ अप्लाई करना नहीं होता, खुद अप्लाई करना नहीं है, लोग भी ले जाते हैं कोर्ट। तो अनडिस्चार्ज का ये मतलब ले सकते हैं कि पर्सन ने अप्लाई किया इंसॉल्वेंसी के लिए और पहले उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग थी, तब भी डायरेक्टर नहीं बन सकता, करेक्ट। और अब एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है लेकिन अभी फैसला नहीं आया, नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद ये देखें, ये मैंने आपके लिए जैसे ही अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट की सर्च मारी, ये देखो इन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट इज समवन हु हैज़ बिन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बाय बट हैज़ नॉट बिन रिलीज्ड। ये 2 लफ्ज़ याद कर लो बस, रिलीज्ड फ्रॉम इंसॉल्वेंसी स्टेटस। देखिए इसका मतलब ये सब कुछ इस 2 लाइनों में, इज़ ए वेरी वेरी गुड डिस्क्रिप्शन बेटा हमजा। देखो डिक्लेयर हो चुका है यानी कोर्ट का फैसला आ चुका है। बट देखिए ना, इसका मतलब है कि इंसॉल्वेंसी की वेरियस सिचुएशंस होती हैं। एक सिचुएशन ये होगी कि भाई आप डिक्लेयर हो गए, यस, मिसाल देते हैं, एक क्रेडिटर ने केस फाइल कर दिया कि जी ये चूँकि मेरे लोन को पे ऑफ नहीं कर पा रहा, इसको डिक्लेयर किया जाए एज इंसॉल्वेंट, और ये सफिशिएंट ग्राउंड बन जाता है उस कंपनी को वाइंड अप कराने में भी। रिमेंबर वाइंडिंग अप में अगर आपने पढ़ा है तो होता ये है कि जी उस केस में आप नहीं मान रहे, आप कहते नहीं नहीं मैं इंसॉल्वेंट नहीं हूँ, मैं इंसॉल्वेंट थोड़ी हूँ। तो अब क्या हुआ, केस पेंडिंग हो गया, किसी ने आपके खिलाफ केस फाइल किया, केस तो पेंडिंग है। मगर पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि इंसॉल्वेंसी अभी डिक्लेयर नहीं हुई, कोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला कर लिया इन अदर वर्ड्स डिक्लेयर हो गए एज इंसॉल्वेंट। अब इसमें ना 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। फिर डिक्लेयर तो हो गए मगर कोर्ट अगर आपको रिलीज़ नहीं करती इंसॉल्वेंसी के स्टेटस से, इसका मतलब है कि आप पे ठप्पा लग गया, आप इंसॉल्वेंट हो, और इसकी कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी डायरेक्टरशिप लूज़ करके। मगर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है, कोर्ट ने रिलीज़ कर दिया,
रिलीज़ करने का मतलब है कि देखें जी ये इंसॉल्वेंट तो है, इंसॉल्वेंट है, मगर इसने सफिशेंट फंड्स जनरेट करके लोन वोन लेके किसी से और पैसे लुटा दिए, तो फिर क्या करेंगे, उसको इंसॉल्वेंट इसी के स्टेटस से रिलीज़ कर देंगे। हमजा समझ आ गई बेटा? तो दो सिचुएशंस हैं, पहली जिसमें एप्लीकेशन पेंडिंग हो, केस पेंडिंग हो, और दूसरी क्या है, वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया और डिक्लेयर होने के बाद रिलीज़ नहीं हुआ, विच मीन्स कि वो वाकई जो है ना, अब आप इसको ज़रा इसे मिला के पढ़ें तो आपको अब शायद समझ आ जाएगी बेहतर। ये देखें, एक तरफ था हैज़ अप्लाइड टू बी एडजस्ट, वो खुद गया, उसने कहा जी मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो। ये क्यों किया जाता है? ये बचने के लिए किया जाता है कि लाइबिलिटीज़ पाइल अप हो रही हैं, तो इसीलिए कोर्ट को एप्लीकेशन देके और अपनी जान बचाने के लिए कि अच्छा जी चलो कोई बात नहीं है, मैं कॉस्ट इसकी बेयर कर लूँगा, इंसॉल्वेंट हूँ, कुछ टाइम के लिए मैं कुछ राइट्स मेरे लूज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी के स्टेटस में आपने खुद जाना चाहते हो, एडजस्ट होना चाहते हो, एप्लीकेशन दिए, पेंडिंग है, तो आप डिस्क्वालीफाई इनएलिजिबल हो चुके हो, मगर किसी ने आपके खिलाफ केस फाइल किया है और आपको कोर्ट में घसीटा है और एज इंसॉल्वेंट आप पे केस फाइल किया है, मगर अभी वो पेंडिंग है, आप डिस्क्वालीफाइड नहीं हो। डिस्क्वालीफाइड कब हो, इनएलिजिबिलिटी कब है, जब खुद जाओ, क्लियर। और तीसरी चीज़ क्या है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। ये कौन सा है? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है, जो डिक्लेयर्ड, इसमें दो लफ्ज़ याद रखने हैं, डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट बट नॉट रिलीज्ड फ्रॉम दिस स्टेटस। ओके, अब क्लियर हो गया बेटा? चले बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अब ज़रा थोड़ा सा देखिएगा कि इंशाल्लाह बाकी रिमेनिंग टॉपिक भी बड़ा क्विकली इलेक्शन से मुतालिक, क्योंकि बहुत कुछ इसमें है इलेक्टेड डायरेक्टर्स के लिए, तो हमने उसको भी इसी तरह फ्लो चार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है। सबसे पहले वोटिंग नंबर तो याद है ना कैसे फिक्स होता है, 35, 14 और 7 का फार्मूला याद है ना। 35 डेज बिफोर कितनी वैकेंसीज हैं वो बोर्ड फैसला करेगा, और लोग जो कंटेस्ट करना चाहते हैं वो कितने दिन, 14 डेज बिफोर नोटिस देंगे कंपनी को, और वो कंपनी नोटिस को किसने इलेक्शन लड़ना है 7 डेज बिफोर AGM मेंबर्स तक पहुंचाना है। अब मेंबर्स के पास वोट्स कितने होंगे, वोटिंग राइट्स कैसे होंगे? सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कंपनी कौन सी है। अगर वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो ऑब्वियसली इसमें वोटिंग पावर होगा, ठीक है। और विथ शेयर कैपिटल होने की सूरत में और विदाउट शेयर कैपिटल होने की सूरत में अलग अलग वोटिंग तरीका होता है। विथ शेयर कैपिटल की सूरत में ये देखें, विथ शेयर कैपिटल वाली कंपनीज, अब विथ शेयर कैपिटल में वो कंपनी भी आ जाएगी जो लिमिटेड बाय गारंटी विथ शेयर कैपिटल हो। नंबर ऑफ वोट्स कितने होंगे, इट्स अ प्रोडक्ट किसकी, नंबर ऑफ वोटिंग राइट्स एंड सिक्योरिटीज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी इलेक्टेड। हमने एग्जाम्पल ली थी कितनी, हमने एग्जाम्पल ली थी कि 5 डायरेक्टर्स अगर सपोज करें कि जी इलेक्ट करना चाहते हैं, और हम कुछ इस सिचुएशन यूँ बनती है, सपोज करते हैं कि हमारे पास टोटल ये अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास टोटल 10 मेंबर्स हैं, और बोर्ड ने हेल्ड किया है, क्या हेल्ड किया है कि इस दफ़ा यहाँ वैसे ही हमारे पास 4 डायरेक्टर की वैकेंसीज हैं, ठीक है, 4 डायरेक्टर्स हैं। अब आपके पास 1, 2, 3 ये नंबर हैं, ये उनके नाम हैं, ठीक है, कोई भी नाम हो सकते हैं इनके, A, B, ठीक है। अब आपके पास आते हैं वोट्स, नंबर ऑफ वोट्स क्या हैं, ये कैसे डिटरमिन होंगे, इसमें हमें चाहिए शेयर्स, शेयर होल्डिंग कितनी है, नंबर ऑफ शेयर्स जो वोटिंग सिक्योरिटीज़ हैं कितनी हैं। इसके पास थे 20,000, इसके पास 12,000, 7,000, 32,000, 23,
1000, 15,000, 2,000, 4,200, 8,300 और 4,000। ये हमारे पास टोटल वोट इनके पास शेयर्स है। अब टोटल शेयर्स कितने हो गए आपके पास? ये आपका इशूड टोटल इशूड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है। अब आपके पास वोट कितने होंगे? आपके पास वोट होंगे इस प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। ये यहाँ पे कितने 4, तो इसके पास वोट्स कितने हो गए? 80,000। ओके, वो ये बेटा आपके पास वोट्स आ जाएंगे। ये नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की वैकेंसी और ये टोटल वोट्स हैं, ठीक है। इन चार में से कौन कौन से लोग होंगे? यही से इनमें से कंटेस्ट कर रहे होंगे। डी कंटेस्ट कर रहा है, ये ई कंटेस्ट कर रहा है, ये ए कंटेस्ट कर रहा है, ये बी कंटेस्ट कर रहा है। इनके चांस होंगे ना जीतने के। या ये एफ कंटेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये कंटेस्टेंट हैं, मगर सिर्फ ये नहीं होंगे ना। 4 वैकेंसी से 4 कंटेस्ट कर रहे होते तो फिर तो वो अपोज्ड इलेक्ट हो जाएंगे। तो टोटल हमारे पास ए, बी, डी, ई और एफ, ये 5 हैं जो कंटेस्ट करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा? सबसे पहले वो अपने वोट्स तो खुद को ही देंगे ना, ठीक है। साथ में कोई और दोस्त भी होगा जो उसको वोट देगा। तो इंश्योर करने के लिए कि यार मैं जीत जाऊं, अब सपोज करें कि ए ने कहा यार देखो 80,000 वोट तो मेरे पास वैसे ही है, मैं तो वैसे ही जीत रहा हूं। तो हम काम ये करते हैं, हम अपने में से जो वीकेस्ट पार्टी है ना बी, वो हमारा दोस्त है, उसके पास सबसे कम वोट हैं, हम इसको वोट दे देते हैं। बाकी 3-4 दोस्त तो सी, जी, एच, आई इस तरह वो प्लानिंग करेंगे। इसने कहा यार नंबर ऑफ वोट्स जो मुझे चाहिए ना, मैं तो खुद समझता हूँ मैं 70,000 पे भी जीत जाऊँगा, 70,000 वोट्स पे भी जीत जाऊँगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, 70,000 खुद को वोट दे देता हूँ और 10,000 वोट में तुम्हें दे देता हूँ। बात समझ आई? यानी कि पूरी प्लानिंग होती है कि कितने वोट्स, ताकि वो ग्रुप जो है ना एज अ क्लस्टर इलेक्ट हो जाते हैं। फिर पता चलता है अच्छा यार इसमें से कुछ लोग होंगे जो जिसके वोट्स ज़्यादा थे वो जीत गए, कुछ के वोट्स कम हो गए। अब मैं मिसाल देता हूँ। सपोज करते हैं कि हमारे पास टोटल जो वोट्स थे वो थे ये 5 लाख और 10, इसको पढ़ते हैं 2 लाख वोट, ये जीत गया। इसको पढ़ते हैं से 180 नहीं 180 नहीं, इसको पढ़ते हैं सिर्फ 80, 280 यहाँ तक हो गए। इसको पढ़ते हैं 1 लाख, और एक को 1,10,000। देखिए ज़रा कितने हुए। तो क्लियरली ये बंदा यानी 20,000, एफ के पास 20,000। ये हमने ना इसे रैंडम बेसिस पे किया है। एफ के पास अपने वोट्स थे 60,000, इसका मतलब है कि एफ से मिस कैलकुलेशन हो गई। कैसे? कि उसने कुछ वोट्स किसी और को दे दिए उस उम्मीद से कि वो दूसरे वोट इसको देंगे। रिजल्टेंटली इसकी मिस कैलकुलेशन या धोखे या जिस भी वजह से ये हार गया। हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स, फिर सेकंड हाईएस्ट, फिर थर्ड हाईएस्ट, फिर फोर्थ हाईएस्ट, ये 4 सीट्स।
और इसमें याद रखिएगा सब डायरेक्टर बराबर होते हैं, नंबर ऑफ वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटा, क्लियर। तो वोट्स कितने मिलते हैं, प्रोडक्ट, किसकी प्रोडक्ट होगी, नंबर ऑफ वोटिंग शेयर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड। ऑल वोट्स में बी गिवन टू अ सिंगल कैंडिडेट लाइक आई सेड, और डिवाइडेड, आप अपने ज़रूरी नहीं कि सारे एक ही को दें, डिवाइड भी कर सकते हैं। कैंडिडेट गेटिंग हाईएस्ट नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर गेट सिलेक्टेड, वही सबसे हाईएस्ट, फिर सेकंड हाईएस्ट, फिर थर्ड हाईएस्ट। अगर नंबर ऑफ कंटेस्टेंट और सीट्स सेम हो तो इलेक्शन नहीं होगा, अनअपोज जीत जाएंगे। विदाउट शेयर कैपिटल में इलेक्शन के लिए, वोटिंग के लिए आर्टिकल्स में तरीका होगा। मेंबर्स के पास कितने वोट हैं, पर मेंबर एक वोट होगा, ये किस तरीके से होगा, ये तरीक़ेकार आर्टिकल्स पे छोड़ा गया है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वोटिंग मतलब शेयर कैपिटल ना होने की वजह से शेयर्स नहीं होते, तो पुराना तरीका इस पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। और कोर्ट इनवैलिड कर सकती है कब, जब मेंबर्स जिनका 10% वोटिंग पावर हो, इलेक्शन के 30 डेज़ के अंदर अंदर उसको चैलेंज करें। तो कोर्ट अगर मटेरियल इरेगुलरिटी देखेगा, कोर्ट उसको इलेक्शन को इलीगल करार देके इनवैलिड कर देगा, दोबारा इलेक्शन करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, रिजल्ट्स ऑफ पोलिंग, ये पोल्स क्या हैं, रिजल्ट ऑफ पोलिंग क्या है, कैंडिडेट्स गेटिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट शैल बी इलेक्टेड, देन द नेक्स्ट अंटिल दी, वो जो पोलिंग हुई तो उसमें हाईएस्ट, एवरी डायरेक्टर शैल हैव इक्वल अथॉरिटी, एंड कोई भी नंबर ऑफ वोट्स की वजह से सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं होगा। फ्रेश इलेक्शंस भी हो सकते हैं, मसलन सपोज करें कि एक इलेक्शन हुए जो जिसकी बेसिस पे 4 लोग इलेक्ट हो गए, फिर क्या हुआ, कंपनी में शेयर्स की सेल परचेज तो होती रहती है, कंपनी ने फिर फ्रेश शेयर्स इशू किए थे, जी ने कुछ ज़्यादा शेयर्स ले लिए, अब जी के पास शेयर 2000 नहीं है, जी के पास 12,000 शेयर्स हैं और जी डायरेक्टर नहीं है। अब इसको लगता है कि मेरे पास 48,000 जो कि विथ समवन एल्स सपोर्ट में जीत सकता हूँ, या अगर और भी आप इसको चेंज कर दें और अगर ये सिचुएशन ले आए कि व्हाट इफ केस के पास 42,000 शेयर्स हो जाए, तो अब तो वो क्लियर कट जीत जाएगा, क्योंकि उसके पास 168, तो 168 का मतलब ये 3 लोगों से ज़्यादा वोट्स कैरी करता है प्रीवियसली, तो ऐसे लोग डिमांड कर सकते हैं फ्रेश इलेक्शंस, ठीक है। पर्सन एक्वायरिंग रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर्स, रिक्विजिट का मतलब यहाँ पे क्या है, जिससे वो जीत सके, टू गेट हिम इलेक्टेड एज डायरेक्टर may require company to hold fresh elections. नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स्ड, जो प्रीसीडिंग में 4, अलबत्ता ये नहीं करेंगे कि अच्छा चलो कोई बात नहीं है, इसको भी अकोमोडेट कर दो, हम नंबर बढ़ा देते हैं, 4 की जगह 5 कर देते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, नंबर वही रहेगी 4, इलेक्शन फ्रेश होंगे। नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स इन प्रीसीडिंग मीटिंग इज नॉट चेंज्ड, और बोर्ड को फिर नॉट लेस देन 30 डेज में ये इलेक्शन कराना पड़ता है, ताकि, क्योंकि असल में वो जो पुराना बोर्ड था ना वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हो गया, शेयर होल्डर पैटर्न अब चेंज होने की वजह से जो जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रही, ये जो ABDE है ये जी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, जी का हालांकि राइट है, तो इस वजह से ये फ्रेश इलेक्शन कॉल कर सकता है, ठीक है। ऑनलाइन सही है बेटा, यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें, सारी चीज़ें समझ आ रही हैं बच्चों, ओके। वैलिडिटी ऑफ एक्ट्स, अच्छा सपोज करते हैं कि सब कोई डायरेक्टर था, उसकी अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट था, या वो डिस्क्वालीफाई हो चुका था, ठीक है, या सीजेस टू होल्ड ऑफिस, किसी भी वजह से सीजेस टू होल्ड ऑफिस, मगर इसके बावजूद कि उसमें उसकी अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट है, या वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है, या सीजेस टू होल्ड ऑफिस है, मगर फिर भी वो किसी डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बना, और वो डिसीजन मेकिंग का मतलब बोर्ड का हिस्सा बना, तो सवाल ये है कि क्या वो डिसीजन वैलिड होगा कि इनवैलिड होगा। अब देखिए, कंपनीज पर्सन है और कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं एज एजेंट ऑन डायरेक्टर, तो कंपनीज को डिसीजन मेकिंग करनी होती है सेल परचेज के लिए, बिजनेस के लिए,
सवाल ये है कि अगर कोई भी इरेगुलरिटी हो जाए और उसके डिसीजन पे सवाल उठ जाए तो फिर स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो यहाँ कंपनी लॉ ने ना एक प्रोटेक्शन क्रिएट किया है कि एक्ट्स ऑफ पर्सन एक्टिंग एज डायरेक्टर आर वैलिड इवन इफ लेटर ऑन पता चले कि वो जी बंदा ही खुद गलत था या बंदा डिस्क्वालीफाई हो गया। इसका मतलब है कि डिसीजन मेकिंग जब आप कर रहे थे उस वक्त आप बैठे ही गलत थे, आप मतलब अपॉइंटमेंट ही आपकी लीगल थी, तब भी आपका डिसीजन वैलिड है क्योंकि वो कंपनी के प्रोटेक्शन के लिए। कंपनी ने सपोज करें डिसीजन क्या लिया था, लोन लिया था, तो क्या वो लोन वापस नहीं करेंगे? वो क्या कंपनी कह सकती है कि हमारा जिम्मा नहीं है क्योंकि बंदा गलत था? या आगे चल के आप डिस्क्वालीफाई हो गए, ऐसा बंदा उसमें ऐसी चीज़ पाई जा रही थी जो बाद में डिटेक्ट हुई, मतलब थी तो उसमें उस वक्त भी जब वो डिसीजन मेकिंग कर रहा है वो डिफेक्ट, मगर बाद में पता चला और वो डिस्क्वालीफाई हो गया, जिसकी वजह से सीज टू होल्ड ऑफिस से रिज़ाइन कर दिया उसने, तो फिर भी वो डिसीजंस वैलिड रहेंगे क्योंकि कंटिन्यूटी होनी चाहिए कंपनी के लिए। क्लियर है बेटा ये पॉइंट? फिर एक है वेकेशन ऑफ ऑफिस। देखिए वेकेशन का मतलब क्या है? डायरेक्टर शैल बी ट्रीटेड टू हैव वेकेटेड ऑफिस इफ बिकम्स इनएलिजिबल, एब्सेंस 3 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में एब्सेंट रहे मगर विदाउट लीव, यानी लीव ले तो 3 से ज़्यादा भी एब्सेंट रह सकता है। ही और हिज पार्टनरशिप फर्म, किसी जगह पे वो खुद या पार्टनरशिप फर्म या कंपनी जिसमें वो डायरेक्टर है उसमें लोन लिया है उसने, यानी खुद लोन ले रहा है कंपनी से या किसी पार्टनरशिप फर्म ने लोन लिया है या किसी कंपनी ने लोन लिया है, किससे? करंट कंपनी से, और ये लोन लेना इलीगल था, उस कंपनी को इन्फ्लुएंस करके उसने लोन लिया, यानी इन कंट्रावेंशन ऑफ कंपनीज एक्ट है। और एक्सेप्ट्स एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, जैसे चीफ अदर देन चीफ एग्जीक्यूटिव लीगल टेक्निकल विदाउट द सैंक्शन ऑफ द कंपनीज कंपनी इन जनरल मीटिंग। अगर आप डायरेक्टर हो तो किसी और, जैसे डायरेक्टर है ना, मगर कंपनी ए में आप डायरेक्टर हो, आप कंपनी बी के कंसल्टेंट हो सकते हो, ये देखो लीगल टेक्निकल एडवाइज़र हो सकते हो। आप कंपनी ए के डायरेक्टर हो, आप कंपनी बी में चीफ एग्जीक्यूटिव हो सकते हो, ये तो ठीक है, ये बगैर पूछे करोगे। मगर इन 2 रोल के अलावा डायरेक्टर किसी दूसरी कंपनी में कोई और ऑफिस नहीं ऑक्यूपाई कर सकता। अगर करनी है तो उसको जनरल मीटिंग में मेंबर से इजाज़त लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो काउंट करने ज़रा, 1 2 3 4 सिचुएशन से कहता है इन 4 सिचुएशन में उसका डायरेक्टर की जो ऑफिस है वो वेकेट मानी जाएगी, ट्रीटेड इज वेकेट। इसका मतलब समझते हैं क्या है? इसका मतलब है कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, लीगली यू आर नो लॉन्गर अ डायरेक्टर। एक होता है रिमूवल का तरीका, रिमूवल का तरीका कोई फॉलो नहीं करेंगे। इन 4 सिचुएशन में ट्रीटेड टू हैव वेकेटेड द ऑफिस, यानी रिमूव करने का कोई प्रोसीजर फॉलो। आई होप कि ये बात समझ रहे हैं आप, क्योंकि अगर किसी में डिस्क्वालिफिकेशन है, देखिए इनएलिजिबल है, 3 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में नहीं आया, इलीगल तरीके से लोन लिया, या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑक्यूपाई की अदर देन सीईओ या एडवाइज़र वाली, बग़ैर जनरल मीटिंग में मेंबर से अप्रूवल लिए, तो ये जैसे ही फैक्ट इस्टेब्लिश हो जाएगा चारों में से एक, तो बग़ैर किसी प्रोसीजर फॉलो किए वो डायरेक्टर की पोजीशन चली जाएगी और वो डायरेक्टर वैकेंट हो जाएगा। विच मीन्स कि अगर 5 डायरेक्टर थे तो अब 4 काउंट होंगे, वो चला गया, प्रोसीजर कोई नहीं फॉलो करना आपने। ठीक है, मगर ये रिमूवल डिफरेंट होता है। रिमूवल में प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। वैकेंट करने का मतलब है ऑटोमेटिकली गया, मगर रिमूवल में प्रोसीजर होगा। प्रोसीजर क्या है? डायरेक्टर में बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय मेंबर्स। कैसे? रेजोल्यूशन पास करके, जनरल मीटिंग कॉल करके जो इलेक्ट कर सकते हैं तो वो रिमूव भी कर सकते हैं। मगर गौर से सुनिएगा, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या? वोट्स रिक्वायर्ड कितने होंगे रिमूवल के लिए? मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स विच वर इनफ टू क्वालिफाई अ पर्सन एज डायरेक्टर। अगर इन केस, देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स विच वर इनफ टू क्वालिफाई अ पर्सन एज डायरेक्टर इन इलेक्शंस। वोट्स रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल में एवरेज ये देखें, इसमें पूरा मुकम्मल पॉइंट समझिएगा, मैं आपको आराम से समझाता हूँ। देखें इसमें क्या हुआ, वो इस बंदे को निकालना चाह रहे, किसे? डी को, जिसको खुद इलेक्ट होते हुए 1 लाख वोट मिले थे। अब डी के पास
वो कहते हैं जी सपोज करते हैं, बल्कि एक काम करें, डी को छोड़ें, सबसे पावरफुल बंदे को निकालते हैं ताकि और बात क्लियर हो जाए। ए को हम निकालना चाहते हैं। अब देखिए ए के पास 2 लाख वोट थे, टोटल वोट कितने हैं 670। अब वो कहते हैं कि जी अब क्या होगा, 670 इस ए के लिए होगा कि जी इसको रिमूव और नॉट रिमूव, ये वोट्स पड़ेंगे। कहता है अगर इसकी, ये गौर से सुनिएगा समझिएगा, अगर यहाँ नॉट रिमूव में अगर इतने वोट्स पड़ जाएं उसके हक में, नॉट रिमूव का मतलब उसके हक में जितने वोट्स के जरिए आखिरी बंदा इलेक्ट हुआ था, यानी 80,000 वाला, तो रिमूवल नहीं होगा। इसका मतलब है कि रिमूवल के लिए सब्सटेंशियल मेजॉरिटी ने वोट किया। कैसे? ये टोटल वोट्स थे हमारे पास, ये देखिए, ठीक है, 670 वोट्स है हमारे पास टोटल, और 670 में से जो उसके अगर हक में आ गए ना, बेयर मिनिमम जितने वोट्स पे आखिरी बंदा इलेक्ट हुआ था, तो इसको रिमूवल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि इसको रिमूव करने के लिए इसके हक में वोट्स नहीं देखे जाएंगे, इसके खिलाफ वोट नहीं देखे जाएंगे, इसके हक में देखा जाएगा कितने पड़े। सपोज करें कि अगर इसके हक में यहाँ 79 होते हैं ना कि इसको रिमूव ना करें, अब रिमूव हो जाएगा, अब ये रिमूव हो जाएगा, हालांकि हक में पहले भी ज़्यादा था प्रेडोमिनेंट। ये बात समझ आ गया सबको? तो इसको कैसे लिखते हैं? मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स विच वर इनफ टू क्वालिफाई अ पर्सन एज डायरेक्टर इन इलेक्शन। ठीक है, अगर कौन सी है, अगर इलेक्टेड डायरेक्टर था तो, और अगर वो इलेक्टेड डायरेक्टर नहीं था तो फिर इस केस में फिर एवरेज निकलता है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन द टर्म, ठीक है, क्या है, इलेक्टेड अनअपोज हुआ था, फर्स्ट डायरेक्टर था या कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए आया था, तो कहता है कि उस केस में तरीका क्या होगा, ये होगा। इस तरीके से हम वोट्स देखेंगे कि इसके हक में पड़े तो बच जाएगा। कितने वोट्स पड़े? एवरेज वोट्स पड़े। और नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टर्म कितने, इस दफ़ा टोटल कितने थे? 4। नंबर ऑफ वोटिंग राइट्स कितने, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइमिंग, इस वक्त कितने सपोज करें, इस वक्त सपोज करें हमारे पास टोटल डायरेक्टर इस टर्म में थे, मैं मिसाल देता हूँ, मिनिमम चाहिए थे 3, मगर हमने डिसाइड किया था 5, तो नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर द टर्म हो गए 5, मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ वोट्स और डिवाइड बाय उनमें से एक रिज़ाइन करके चला गया है, तो इस वक्त कितने फॉर द टाइमिंग का मतलब इस वक्त कितने, 4 हैं, एक चला गया है तो डिवाइड बाय 4। ये एवरेज वोट्स उसको चाहिए बचने के लिए। ठीक है बेटा? अच्छा, अब हम आते हैं कुछ बोर्ड से रिलेटेड, और ये भी बॉक्सेस के थ्रू इंशाल्लाह आसान हो जाएगा कि पावर्स क्या हैं, बोर्ड की पावर क्या है। सबसे पहली चीज़ तो बिजनेस ऑफ द कंपनी शैल बी मैनेज बाय द बोर्ड, और इसमें भी ऑल पावर्स ऑफ द कंपनी जो एक्सरसाइज करेगा बोर्ड करेगा, सिवाय वो जो जनरल मीटिंग में मेंबर्स को एक्सरसाइज करने के लिए दिए गए हैं। और कौन जनरल मीटिंग में मेंबर्स को पावर देता है? 3 कंपनीज एक्ट देता है अगर उसने दिया है, आर्टिकल्स में ये पावर मेंबर्स को गिवन है, या किसी स्पेशल रेजोल्यूशन में वो पावर मेंबर को गिवन है। इन 3 जगह पे जो पावर गिवन होगी मेंबर्स को जनरल मीटिंग में, वो उन्हीं की रहेगी। बाकी सारी पावर किसके पास होती है? बोर्ड के पास होती है। ये जनरल वे है, जनरलिटी है। अब लॉ कहता है इस जनरलिटी के अलावा स्पेसिफिकली बताना शुरू कर रहा है कि बोर्ड की क्या पावर है, और बोर्ड जब भी पावर एक्सरसाइज करेगा रेजोल्यूशन पास करेगा, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए कौन कौन सी पावर है बोर्ड के पास। साहिल मैं रिपीट करता हूँ बेटा, अभी थोड़ा ये आगे चले जाऊँ। शेयर्स इशू करना, डिबेंचर या रिडीमेबल कैपिटल इशू करना, ठीक है, यानी कैपिटल चाहे वो डेट कैपिटल हो चाहे वो इक्विटी हो, कैपिटल इशू करना, मनी बारो करना या फंड इन्वेस्ट करना, ये किसकी पावर है? बोर्ड की है। लोन्स देना, यहाँ पे था लोन लेना, यहाँ पे लोन देना। अलबत्ता अगर वो कंपनी बैंक है और बैंक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो लोन दे रही है, तो फिर रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है। ऊपर लिखा था ना कि सारे पावर रेजोल्यूशन से एक्सरसाइज होंगे,
बैंक पे वो अप्लाई नहीं करते। अगर बैंक अपने कस्टमर को लोन दे रहा है तो रेजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत नहीं होती, वरना बाकी लोन्स हैं उसमें रेजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। अकाउंट्स अप्रूव करना, बोनस अप्रूव करना एम्प्लॉय के, ये भी पावर है डायरेक्टर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करना या कोई फिक्स एसेट डिस्पोज करना, ये भी बोर्ड की पावर है। लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन आ जाती है आप पे, तो लीजिंग की सूरत में अंडरटेक करना, ये भी बोर्ड की पावर है। इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना बोर्ड की पावर है। फाइनल डिविडेंड जो है वो मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं। और आखिर में ये अथराइज करना, अथराइज का मतलब है ये पावर बोर्ड किसी को दे सकता है। टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट यानी ये इजाज़त देगा बोर्ड। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद अ कंपनी फॉर मेकिंग सेल, परचेज और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद अ कंपनी। अपने ही किसी डायरेक्टर या उसकी फर्म जिसमें वो पार्टनर है, या उस फर्म के किसी और पार्टनर, या किसी कंपनी जिसमें हमारा डायरेक्टर जो है वो एज अ मेंबर या डायरेक्टर काम कर रहे हैं यानी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रही है, इसके करने की इजाज़त देता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। अब ये आप देखेंगे जब हम कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ते हैं डायरेक्टर का, तो डायरेक्टर को बताना होता है बोर्ड को, और बोर्ड फिर इस पर फैसला करेगा। बोर्ड इजाज़त दे सकता है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन की जाए। फिर दूसरी क्या अथराइजेशन होती है कि इफ़ अमाउंट इज़ मटीरियल एज पर दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कौन सा अकाउंट मटीरियल, इमटीरियल होगा तो फिर वो बोर्ड की पावर नहीं है, सीईओ भी कर सकता है मगर ये बोर्ड पे जाएगा अगर आप बेड डेट्स को राइट ऑफ कर रहे हैं, तो एडवांसेस को, रिसीवेबल को राइट ऑफ कर रहे हैं, इन्वेंट्री को राइट ऑफ करना, किसी एसेट को राइट ऑफ करना, ये भी। डिटर्मिन द टर्म्स ऑफ सर्कमस्टेंसेज इन विच लॉ सूट है, जो जिसका पार्टी है कंपनी, उसमें वो कंप्रोमाइज़ मिडिल वे रीच करना चाहते हैं, तो ये फैसला भी बोर्ड करेगा कि हम केस लड़ें या कंप्रोमाइज़ करें। टू टेक ओवर अ कंपनी और अक्वायरिंग अ कंट्रोलिंग और सब्सटेंशियल स्टेक, किसी का यानी सब्सिडरी कंपनी टेक ओवर, यानी किसी कंपनी को टेक ओवर करके सब्सिडी बनाना या कंट्रोलिंग स्टेक उसमें हासिल करना, ये भी जो है वो ऑथराइज करने की पावर बोर्ड के पास है। अब थोड़ा सा फ़र्क समझिएगा ये चार्ट ना आपको क्यों काम आएगा, ये देखिए। ये तो था बोर्ड की पावर, ठीक है, ये आपने देखा बोर्ड की पावर्स थी इसमें बोर्ड को मेंबर से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये उनकी अपनी पावर है। मगर कुछ पावर्स ऐसी हैं जिसमें वो बोर्ड पावर एक्सरसाइज करेगा सिर्फ उसी वक्त जब उसको मेंबर्स ने जनरल मीटिंग में अथराइजेशन दी हो, ठीक है। ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें मेंबर्स ने अथराइजेशन दी हो? वो ये हैं, वो 3 सिचुएशंस हैं। एक, सेल, रिलीज, लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ अंडरटेकिंग, बिजनेस ही बेच देना। अंडरटेकिंग का मतलब है जो आप फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आपकी फैक्ट्री अंडरटेकिंग है, या साइजेबल पार्ट देयर ऑफ, ठीक है, फैक्ट्री का अच्छा खासा हिस्सा आपने कहा कि जी हम बेच रहे हैं, तो ये आप नहीं कर सकते। डायरेक्टर को ऊपर हमने पढ़ा था कैपिटल गुड्स बेचने की इजाज़त है, मगर वो ऐसे ना हो कि आपका बिजनेस ही चला जाए, ठीक है, अनलेस द मेन बिजनेस ऑफ द कंपनी। अब अगर किसी का काम ही फैक्ट्रियाँ बेचना हो तो फिर तो अलग बात है, फिर तो ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्या है, सेल और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ सब्सिडरी, किसी सब्सिडी को बेचना, सब्सिडी कंपनी की शेयर होल्डिंग दे देना। और तीसरा क्या है, रेमिट, गिव और गिव एनी रिलीफ और गिव एक्सटेंशन इन टाइम, रीपेमेंट ऑफ लोन आ रहा था, ठीक है, आउटस्टैंडिंग, कहाँ से, डायरेक्टर ने लोन लिया था और उसको रेमिट करना, रिलीफ देना, एक्सटेंशन देना, ये तीनों काम नहीं कर सकते आप अनलेस अनलेस क्या हो, अनलेस इजाज़त हो, किसकी, मेंबर्स ने बोर्ड को ये इजाज़त दी हो, फिर ये कर सकते हैं। विद अथराइजेशन ऑफ जनरल मीटिंग ये कर सकते हैं, ठीक है। फिर थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन हैं दो इसमें। लिस्टेड कंपनी इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू सेल अदरवाइज डिस्पोज ऑफ अंडरटेकिंग विच, अब ये अंडरटेकिंग की इजाज़त ही नहीं है लिस्टेड कंपनी को, क्योंकि लिस्टेड कंपनी में लोगों के पैसे लगे होते हैं, तो उसमें जनरल मीटिंग के ज़रिए भी इसकी इजाज़त नहीं मिल सकती अनलेस एक सिचुएशन हो, और वो क्या हो, देयर बीइंग अ वायबल अल्टरनेटिव बिजनेस प्लान। इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि हम फैक्ट्री बेच रहे हैं, और भाई कंपनी चलाती है फैक्ट्री है तो उसको बेच रहे हो तो फिर चलेगा क्या? हमने कहा नहीं, हम तो फैक्ट्री बेच के और ट्रेडिंग बिजनेस में चले जाएंगे।
क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल में महंगा पड़ता है, दुबई से लाना पड़ता है। जब तक इंडिया से आता था तो हमारा बिजनेस वायबल था, अभी वायबल नहीं रहा, इसलिए हम ट्रेडिंग में जाएंगे। तो दिस इज़ अ गुड अल्टरनेटिव बिजनेस प्लान। फिर वो लिस्टेड कंपनी अंडरटेकिंग को सेल कर सकती है, डिस्पोज कर सकती है, ये क्लियरिफिकेशन है। और एनी रेजोल्यूशन पास्ट जो जनरल अथराइजेशन होगी, इफ़ नॉट इम्प्लीमेंटेड विद इन 1 ईयर, तो उसको दोबारा इजाज़त देनी पड़ेगी। इसका मतलब 3 काम करने के लिए 1 2 3 बोर्ड के पास पावर नहीं है, अनलेस बोर्ड को मेंबर्स जनरल मीटिंग में अथराइज करें, और मेंबर्स जब अथराइज करेंगे तो उसकी वैलिडिटी 1 साल की होगी, 1 साल के अंदर उसे इम्प्लीमेंट करना होगा। नहीं कर पाए तो दोबारा इजाज़त देनी पड़ेगी। सेट है बच्चा, यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब वो आते हैं डायरेक्टर की ड्यूटीज़ क्या होती हैं। ये बहुत आसानी से अब समझ आ जाएगा बॉक्सेस की वजह से। देखिए, डायरेक्टर की ड्यूटीज़ में अगर आप आएँ, ड्यूटीज़ तो आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 किस्म की ड्यूटीज़ हैं। सबसे पहली फर्स्ट ड्यूटी क्या है कि आर्टिकल्स को वो फॉलो करेंगे, ये एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ आर्टिकल। दूसरा, गुड फेथ में एक्ट करेंगे, उनके डिसीजन मेकिंग गुड फेथ में होगी। गुड फेथ का मतलब क्या है? नेक नियति से। क्या चाहते हैं, क्या नेक नियति है? ताकि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करें। क्यों प्रमोट करें? ताकि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी हो, कंपनी के एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर, कम्युनिटी और इवन इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन हो। इन अदर वर्ड्स, डिसीजन मेकिंग करते वक्त डायरेक्टर्स को गुड फेथ की ड्यूटी है, ड्यूटी ऑफ गुड फेथ है। अब अगर कोई इसमें बैड फेथ आ जाए ना, मेल ऑफ आईडी आ जाए, तो कहा जाएगा डायरेक्टर ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की। दूसरा क्या है? डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज़। कैसे? ड्यू डिलीजेंस के साथ, ड्यू केयर के साथ। इसको कहते हैं ड्यूटी ऑफ केयर एंड ड्यू डिलीजेंस। ड्यूटी ऑफ केयर एंड ड्यू डिलीजेंस क्या है? जब आप बोर्ड मीटिंग में गए तो आप रिसर्च करके गए, आप मालूमात दे के गए उस डिसीजन पे, तो कहा जाएगा कि हाँ, आपने ड्यू केयर एक्सरसाइज की। फिर आपने सवाल पूछे, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी अवेलेबल, जिसकी बेसिस पे आपने इतराज़ उठाया, आपने वो लेजर मंगाया, आपने पेपर्स मंगाए। तो ये एक ड्यूटी क्या कहलाती है? ये ड्यूटी ऑफ केयर एंड ड्यू डिलीजेंस कहलाती है। और फिर इंडिपेंडेंट जजमेंट, किसी के कहने पे नहीं चलेंगे, अपना फैसला करेंगे। फिर क्या है? कोई ऐसी सिचुएशन में नहीं जाएंगे जिसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो कंपनी के साथ। ना सिर्फ ये कि आप इन्वॉल्व नहीं होंगे इसी सिचुएशन में, यानी इसका मतलब किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व भी नहीं होना। और फिर क्या है? अनड्यू गेन हासिल नहीं करेंगे। आपने देखा था कि हमने पढ़ा था कि इजाज़त अगर हो, वो अथराइजेशन वाली बात के बोर्ड अथराइज कर सकता है डायरेक्टर को कि कंपनी उससे सेल परचेज कर सकती है, था ना? तो बाद में पता चले कि जी वो 10 रुपये की चीज़ वो 15 रुपये की बेच रहा था, तो क्या होगा? अनड्यू गेन ले रहा है। इजाज़त तो थी बट अनड्यू है, और जब भी अनड्यू गेन साबित होगा उससे रिकवर किया जाएगा वापस। तो ये क्या है ड्यूटी? नॉट टू अचीव और अटेम्प्ट टू अचीव, नॉट टू अचीव और अटेम्प्ट टू अचीव अनड्यू गेन और एडवांटेज कंपनी से। नॉट टू असाइन इज ऑफिस, ये आपने देखा होगा कि दूसरी दफ़ा आएगा, तीसरी दफ़ा भी आएगा, अपना ऑफिस असाइन नहीं कर सकता, किसी और को अपनी जगह नहीं बिठा सकता इस डायरेक्टर, अनलेस वो मुल्क से बाहर जाने वाली 3 महीने वाली कंडीशन हो तो। इन एडिशन टू अबाउ, कमीशन में प्रोवाइड फॉर एक्सटेंट ऑफ ड्यू, इसके अलावा अगर कमीशन को छोड़ तो 1 2 3 4 5 6, अब हम याद करेंगे ड्यूटीज़। तो पहली क्या होगी? आर्टिकल्स। दूसरी क्या थी? गुड फेथ। तीसरी क्या थी? ड्यूटी ऑफ केयर एंड ड्यू डिलीजेंस। और फिर क्या था? नॉट टू इन्वॉल्व इन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। फिर क्या था? नॉट टू टेक अनड्यू गेन और एडवांटेज। और क्या था? नॉट टू असाइन द ऑफिस। ठीक है, 6 इस तरह से इनकी ड्यूटीज आ गई। ब्रीच की सूरत में क्या होगा? ब्रीच ऑफ एनी ड्यूटी, डिफॉल्ट और नेग्लिजेंस बाय डायरेक्टर एंड कंट्रावेंशन ऑफ आर्टिकल्स और एनी ऑफ द पॉलिसी एंड डिसीजन ऑफ द बोर्ड मे बी रेटिफाइड बाय द कंपनी through special resolution and the commission may impose any restriction as may be specified। अब देखिए यहाँ ना ये एक डिफरेंट चीज़ है, ब्रीच एंड रेटिफिकेशन। कहते हैं सपोज करते हैं कि कोई ड्यूटी की ब्रीच हो गई, मतलब एक फैसला था और उसमें उसने ड्यू डिलीजेंस नहीं शो की डायरेक्टर ने, ठीक है, या उससे कोई डिफ़ॉल्ट हो जाता है या कोई निग्लिजेंट एक्ट हो जाता है, तो उस केस में डायरेक्टर ने अपनी ड्यूटी तो परफॉर्म नहीं की, मगर दिस डजेंट, डिस्क्वालिफिकेशंस नहीं है, प्लीज़ नोट कीजिएगा, ये डिस्क्वालिफिकेशंस नहीं है कि चलें भाई इसकी बेसिस पे इसको डिस्क्वालीफाई कर दो। प्लीज़ नोट कि इसकी ड्यूटीज़ है,
अब जिम्मा तो आएगा ना फिर भी कि यार इसने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, तो कहते हैं कि ऐसी केस में ना एक रेटिफिकेशन है। रेटिफिकेशन का मतलब होता है अच्छा यार जाने दो खैर है। तो अगर कोई ऐसी ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो जाए, डिफ़ॉल्ट हो जाए, नेग्लिजेंट हो जाए, तो देयर इज़ वन पॉसिबिलिटी कि उसको डायरेक्टर को रिमूव करो। रिमूवल भी तो कर सकते हैं ना, रिमूवल की प्रोसीडिंग स्टार्ट करें, बोर्ड गए जी हम इसको रिमूव करते हैं। रिमूव करने का तरीका क्या है याद है, जनरल मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी, वोटिंग होगी, डायरेक्टर को रिमूव करो अगर उसके हक में वोट नहीं पड़ते मिनिमम तो। मगर दूसरा क्या है कि यार जाने दो खैर है यार, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ऐसे केस में कंपनी क्या करेगी कि डिसीजन ऑन द बोर्ड में रेटिफाई बाय द कंपनी थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन एंड द कमीशन में इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शंस। यानी कि ऐसी सिचुएशन में जो है ना उसको या तो एक डिपेंड करता है ब्रीच की नेचर पे, यानी टॉलरेबल है तो वो कहेंगे जाने दो, और अगर टॉलरेबल नहीं है तो उस केस में कोई ना कोई एक्शन उसके अगेंस्ट होगा। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारे मुल्क में ये क्या है, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे होती है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, कंपनी को अच्छे तरीके से चलाने का तरीका क्या है। मसलन जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि 2 साल कंपैरेटिव होते हैं, लास्ट ईयर और करंट ईयर। मगर अगर सपोज करें कि मुकम्मल ट्रेंड दिखाना हो तो 8 साल का डेटा अगर किसी शीट में मौजूद हो, इट इज़ बेटर, मच बेटर, राइट। और इस किस्म की और रिक्वायरमेंट्स हैं बहुत सारी, तो इसको कहते हैं कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और ये सिर्फ पाकिस्तान में लिस्टेड कंपनीज के लिए बना हुआ है। कहा गया है कि डायरेक्टर्स इससे फॉलो करेंगे, दैट्स इट, बस डायरेक्टर की ये ड्यूटी है कि कोड अगर है और उस पर एप्लीकेबल है तो फॉलो करेंगे। प्राइवेट कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है, नहीं फॉलो करेंगे। इंडेमनिफिकेशन क्या है, इंडेमनिफिकेशन का थोड़ा सा भी मैंने टच दिया था, जिसमें वो कहते हैं कि यार खैर जाने दो। एनी प्रोविजन वेदर कंटेंट इन द आर्टिकल्स or any contract with the company or otherwise for exempting an officer or auditor of the company from any liability or indemnifying him against any liability which may by virtue of law would otherwise attach to him, ये important है, attach to him in respect of any negligence, default, breach of duty, breach of trust of which he may be guilty in relation to the company shall be void। अब वो कहते हैं देखो हमने जो बात की ना कि भाई डायरेक्टर को भाई अगर लेट सपोज कि कोई उससे निग्लिजेंस हो गया, कोई ब्रीच हो गई तो जाने दो, तो खैर है ठीक है जाने दो, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि जो लीगल पेनल्टीज हैं उससे भी बचा लोगे उसको, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। आप इंडेमनीफाई कर सकते हो उसको, मगर ये इंडेमनिफिकेशन कंपनी की हद तक होगी, कानून की हद तक नहीं होगी। अगर लॉ में उसके लिए कोई सज़ा रखी है तो उस पर अप्लाई होगी। तो इस वजह से क्या कहा है कि लॉ वुड अदरवाइज अटे, वो जो लॉ इस पे अप्लाई करता है पेनल्टीज, वो अगर आपने क्या कहा इंडेमनीफाई कर दी तो ये इंडेमनिफिकेशन वॉइड है, इंडेमनिफिकेशन वॉइड है। इसका मतलब वो इंडेमनीफाई नहीं कर सकते, माफ़ी नहीं दे सकते, वो इंडेमनीफाई वाइड हो गया, इसका मतलब पेनल्टी लगेगी। एक्सेप्शन है अलबत्ता, हाउएवर कंपनी इज नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंडेमनीफाइंग, वही बात जो मैंने की, डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव और ऑफिसर अगेंस्ट एनी लायबिलिटी incurred by any of them in defending proceedings against them in which judgment is given by the court in their favor or in which any of them is acquitted irrespective of the fact whether the proceedings against any of them were civil or criminal। देखिए एक बंदा है जो कि कंपनी का डायरेक्टर था और उस पर एक इल्ज़ाम लग गया कि जी ये अब रिक्वायरमेंट मीट नहीं करता, और या कोई भी उसके अंदर उस पर केस फाइल हो गया, मगर केस फाइल हुआ उसकी पर्सनल कैपेसिटी में नहीं, डायरेक्टर की कैपेसिटी में। अब उसने खुद को डिफेंड करने के लिए एक लॉयर इंगेज किया और ये केस जीत गया। तो ये कहता है मैं कंपनी के पास वापस आके और वो जो खर्चे हुए थे ना वो ले सकता है, इंडेमनीफाई करा सकता है, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे मकसद क्या है कि वो जो एनी ऑफ इट्स डायरेक्ट कंपनी इंडेमनीफाई कर सकती है ऐसे केस में, कब, क्योंकि वो कंपनी की वजह से हुआ था, उसने अपना नाम क्या किया, प्रोटेक्ट किया, ठीक है, अक्विट हुआ, बाइज्जत बरी हुआ,
उसके फेवर का फैसला है तो इंडेमनीफाई कर सकते हैं उसके अमाउंट्स को। नेक्स्ट है बेटा बोर्ड की प्रोसीडिंग्स। जब बोर्ड की प्रोसीडिंग्स होती हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ये 3 चीज़ें इसमें, कोरम, कैजुअल वैकेंसी और फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग्स। कोरम कितना होता है, देखें शैल बी कितना, ये देखें कोरम फिक्स है किसके लिए, लिस्टेड कंपनी के, लॉ ने लिस्टेड कंपनी के लिए फिक्स किया है और बाकियों को कहा है आप खुद फिक्स करो, आर्टिकल में फिक्स करो आर्टिकल में फिक्स करो कोरम। अब अक्सर ना ये कोरम इतना ही होता है, आर्टिकल भी इतना ही फिक्स करते हैं 1/3। देखें ये किसका कोरम है, ये बोर्ड मीटिंग का कोरम है। सपोज करते हैं कि टोटल हमारे पास बोर्ड में मेंबर हैं कितने, बोर्ड के मेंबर हैं 6, टोटल बोर्ड मेंबर 6 हैं। तो कहता है कि 6 की सूरत में इसको 2 और दूसरी तरफ 3, और ये है इसके लिए लिस्टेड कंपनी के लिए। लिस्टेड कंपनी में 7 होते हैं कम से कम भी, ठीक है ना। 7 का मतलब हुआ कि 3 1/3 के हिसाब से बन रहा है 3, और फिक्स कितना है 4, तो एक तरफ है 1/3, ठीक है, 1/3 देखो कितना बन रहा है, और दूसरी तरफ फिक्स नंबर है 4, विच एवर इज हायर। तो इसका मतलब 7 डायरेक्टर की सूरत में 4 इज हायर। मगर ज़रूरी थोड़ी है कि 7 डायरेक्टर हों, कंपनी तो ज़्यादा डायरेक्टर भी रख सकती है, 12 डायरेक्टर भी हो सकते हैं। अब अगर 12 आया तो सूरत में 4 हो गया। वॉट इफ के 16 डायरेक्टर थे, अब बढ़ गया, अब 1/3 वाला अप्लाई कर जाएगा आपका, ठीक है। यानी इसका मतलब कम से कम भी 5 या 5 होंगे। तो ये नहीं है कि हमेशा 4 ज़्यादा होता है लिस्टेड में, ये डिपेंड करता है कि डायरेक्टर। तो इतने मेंबर मौजूद होंगे बोर्ड के कि बोर्ड की मीटिंग, कोरम किसे कहते हैं, कोरम कहते हैं उस मिनिमम नंबर को जिसका प्रेजेंस प्री कंडीशन है ताकि मीटिंग वैलिडली कंटिन्यू की जाए। अगर इससे कम नंबर आता है तो मीटिंग को अबेंडन करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, मीटिंग नहीं चला सकती, मीटिंग हो ही नहीं सकती। मिनिमम नंबर तो लिस्टेड कंपनीज के लिए 4 या 1/3 है। पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर वीडियो विजुअल मीन्स ऑल्सो काउंट होता है। और कोरम अदर्स के लिए लिस्ट क्या होता है, आर्टिकल फिक्स करती है। तो लिस्टेड कंपनी के लिए याद रखिएगा कितना है, 1/3 और 4, विच एवर हायर विच एवर इज ग्रेटर, ठीक है। और बाकियों का आर्टिकल फिक्स करती हैं और वीडियो लिंक के जरिए भी इसको काउंट करते हैं। कैजुअल वैकेंसी के लिए आपको पता है ऑलरेडी कि उसके लिए भी इफ़ देयर आर नॉट इनफ डायरेक्टर्स टू फॉर्म अ कोरम। अब इसमें ये क्यों आएगा कैजुअल वैकेंसी में, इसलिए आएगा कि जी हमें कोरम जो था वो मीट नहीं हो पा रहा। कैसे नहीं हो पा रहा, सपोज करें 7 हैं तो 7 के लिए हमें जो डायरेक्ट चाहिए थे कितने चाहिए थे, सपोज ये एक तरफ 1/3 था और 4 चाहिए। मगर हुआ क्या कि 7 में से कंपनी के 4 डायरेक्टर ने रिज़ाइन कर दिया, स्ट्रेट अवे खुद रिज़ाइन कर दिया। अब इस वक्त कितने हैं, ही 3। तो अब तो मिनिमम की रिक्वायरमेंट कितनी थी कोरम की, 4 की, तो 4 तो मीट हो ही नहीं पाएगा, ये तो 3 होगा। तो क्या करें ऐसे केस में, इफ देर आर नॉट इनफ डायरेक्टर्स टू फॉर्म अ कोरम टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी, ऑल द रिमेनिंग डायरेक्टर्स, वो रिमेनिंग जो होंगे ना वो कोरम हो जाएगा। इसका मतलब इस केस में 3 का कोरम बनेगा। क्लियर। फ्रीक्वेंसी मीटिंग की क्या होगी, बोर्ड मीटिंग की शैल मीट एटलीस्ट वंस इन एवरी क्वार्टर। वंस इन एवरी क्वार्टर का मतलब साल में 4 दफ़ा मीटिंग होना ज़रूरी है। अच्छा, अब हम आते हैं ये नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के। बेटे यहाँ तक क्लियर है। देखिए नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट में क्या फ़र्क है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मीन्स अ पर्सन ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी हु, अब ये गौर से देखिएगा, इज नॉट फ्रॉम अमंग द एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, यानी जो जॉब ना करता, डे जॉब ना करता, इज नॉट एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट का हिस्सा ना हो, वो नॉन एग्जीक्यूटिव। मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट, ये बात इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव सिनोनिमस नहीं है। इसके लिए क्लैरिटी लाने के लिए ये एक फ्लो चार्ट देखें। ये एक फ्लो चार्ट बना लें तो आपको क्लियर हो जाएगी सारी बात के एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव ये कैसे फ़र्क करते हैं। देखिए सबसे पहले तो डायरेक्टर में 2 किस्में हैं,
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो जॉब करते हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो जॉब नहीं करते। इसकी दो किस्में हैं, एक को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट और दूसरे के लिए नाम नहीं है, तो मैं उसको अपनी तरफ से नाम देता हूँ रिलेटेड। ठीक है ना, रिलेटेड। अब इसका कोई नाम नहीं है लॉ में। रिलेटेड का मतलब क्या है, नॉन एग्जीक्यूटिव तो है मगर किसी तरीके से वो कंपनी के साथ ये रिलेटेड रहता है, मगर ये रिलेटेड नहीं होता कंपनी के, इज नो रिलेशन। इसका फ़र्क क्या है, नो रिलेशन विद कंपनी। अब रिलेटेड कैसे होगा, ये रिलेटेड हो सकता है कि कंपनी के का शेयर होल्डर है, ये शेयर होल्डर नहीं होता। ये कंपनी से कोई सेल परचेज करता है, इसका कोई ताल्लुक नहीं होता, ज़ीरो कनेक्शन विद द कंपनी। ये वो लोग होते हैं जो बाहर से आते हैं कंपनी में फ्रेश एयर लाने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो नॉन एग्जीक्यूटिव की दो किस्में हैं, रिलेटेड और इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट को हम कह सकते हैं कि ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं, बट ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है। इज एक्सपेक्टेड टू लेंड एन आउटसाइड व्यू पॉइंट टू द बोर्ड। ये मैंने अभी बात की, आउटसाइड व्यू पॉइंट देते हैं क्योंकि काम नहीं करते, तो चूंकि वो घर पे बैठे हैं, अपना बिजनेस करते हैं, डे टू डे जो वर्क है उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो आउट ऑफ बॉक्स सोचेंगे, इंडिपेंडेंट व्यू लाएंगे। डज नॉट अंडरटेक टू डिवोट हिज होल वर्किंग टाइम टू द कंपनी एंड इज नॉट इन्वॉल्व इन मैनेजिंग द अफेयर्स। वो कहते हैं सारा दिन आके ऑफिस में नहीं बैठता, इवन घर से भी वो ना इन्वॉल्व नहीं है किस चीज़ में, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में। इज नॉट अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ इट्स एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स, डज नॉट ड्रॉ एनी रेम्यूनरेशन फ्रॉम द कंपनी एक्सेप्ट द मीटिंग फी। ये बात क्या है, सिर्फ और सिर्फ वो मीटिंग फ़ी देते हैं, इसमें कोई और बेनिफिट नहीं ड्रॉ करते। ये इनके लिए कोई बेनिफिट नहीं होगा, सिर्फ बेनिफिट क्या होगा, एक ही चीज़ होगी और वो मीटिंग फ़ीस है। मीटिंग फ़ी के अलावा कुछ भी वो रिसीव नहीं कर सकते, सैलरी नहीं मिलेगी, बोनसेस नहीं मिलेंगे, कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब ये सारी चीज़ें उसे बनाती हैं क्या, नॉन एग्जीक्यूटिव। बट नॉन एग्जीक्यूटिव में फर्दर जो किस्म है ना वो है इंडिपेंडेंट की। ये इंडिपेंडेंट कौन होते हैं, अब ये फर्दर क्लासिफिकेशन है। अगर वो कहता है ना नॉन एग्जीक्यूटिव, तो हमने ऊपर वाली क्लासिफिकेशन देखी। इंडिपेंडेंट, यही नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट कब बनते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट कब बनते हैं, जब not connected, does not have any relationship, no relation with the company, whether pecuniary or otherwise with the company, is associated companies or subsidiaries, holding companies or directors. He can be reasonably perceived to be being able to exercise independent business judgment. ठीक है, वो किसी के कंट्रोल में भी नहीं होगा, without being subservient to any form of conflict of interest. In essence, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं बन सकता, कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं बना, क्योंकि वो रिलेटेड है। मुझे सर ये बिल्कुल भी क्रेडिटर को रिप्रेजेंट नहीं करते, नहीं, वो क्रेडिटर को रिप्रेजेंट करने वाले ना ज़रूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट हो, वो तो देखो रिलेटेड है ना, वो नॉन एग्जीक्यूटिव ज़रूर होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव ज़रूर होते हैं क्रेडिटर को जो रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो डे जॉब नहीं करते, मगर इंडिपेंडेंट नहीं होते, क्योंकि देखो वो रिलेटेड है। अब ये कौन होते हैं फिर, यार ये वो लोग होते हैं जिनका कंपनी से एक टके का ताल्लुक नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट लाया गया था कंपनीज़ में कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो कौन प्रोटेक्ट करेगा, वो रिलेटेड पार्टी तो नहीं करेंगे ना, जिनके आपस में मिले हुए होंगे, जो बोर्ड पे बैठे, तो बिल्कुल आउटसाइडर, टोटली आउटसाइडर बैठाए जाते। अब इससे मुताल्लिक कुछ चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है। सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है, किस चीज़ का क्राइटेरिया, जिस पे हम फैसला करेंगे कि वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। देखिए, अगर ये क्राइटेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। सबसे पहले कि एम्प्लॉई, अगर वो बंदा एम्प्लॉय रहा है कब, लास्ट 3 ईयर्स में, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ओके, बहुत आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी आपको, लास्ट 3 ईयर्स में। और अगर पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, गवर्नमेंट की कंपनी के लिए 2 साल है, गवर्नमेंट की कंपनी का आप जहाँ जहाँ देखोगे 3 साल, वो पब्लिक सेक्टर के लिए, गवर्नमेंट कंपनीज के लिए 2 साल में आ जाएगा। तो हम पहला क्राइटेरिया क्या है, अगर वो एम्प्लॉय रहा है लास्ट 3 ईयर्स में, तो फिर वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। लास्ट 3 ईयर में वो CEO है
किसका सीईओ, कंपनी का या उसकी सब्सिडियरी का या एसोसिएटेड का, होल्डिंग का, तब भी वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। यानी एम्प्लॉय है तब भी नहीं, सीईओ है तब भी नहीं। अच्छा, और उसका कोई मटेरियल बिजनेस रिलेशन है। किसका मटेरियल बिजनेस रिलेशन है? कंपनी के साथ लास्ट 3 इयर्स में किसी ज़रिए से, कैसे कि ही हैज़ और हैज़ हैड विद इन लास्ट 3 इयर्स मटेरियल बिजनेस रिलेशन विद कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज पार्टनर, मेजर शेयर होल्डर और डायरेक्टर। यानी कंपनी से इसका ये रिलेशन होना चाहिए क्या? या तो वो कंपनी का मटेरियल बिजनेस रिलेशन का मतलब क्या है, पार्टनर रहा हो, किसी बिजनेस में जेवी जॉइंट वेंचर किया है, मेजर शेयर होल्डर है। मेजर शेयर होल्डर किसको कहते हैं? ये कहता है मेजर शेयर होल्डर मीन्स अ पर्सन इंडिविजुअली और इन कंसर्ट ग्रुप के साथ विद फैमिली एज पार्ट ऑफ होल्ड्स 10% आर मोर, 10% आर मोर। इसका मतलब है अगर लेस देन 10% है, चाहे वो कलेक्टिवली ही सही हो किसी भी तरीके से, तो फिर वो इंडिपेंडेंट में आ सकता है। इंडिपेंडेंट ये नहीं है अगर मेजर शेयर होल्डर है तो, या डायरेक्टर रहा है, ठीक है, ऑफ द बॉडी दैट हैज़ अ रिलेशन। इसका मतलब कंपनी के साथ कोई मटीरियल बिजनेस रिलेशन अगर रहा है ना किसी का, वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, कंपनी से अगर किसी ने रेम्यूनरेशन रिसीव की है, रेम्यूनरेशन का मतलब क्या है? लास्ट 3 साल में उसने कोई ऐसा काम किया कंपनी के लिए, बेशक उसका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, मगर कंपनी से उसने बेनिफिट ड्रॉ किए। और वो बेनिफिट कौन कौन से हो सकते हैं कि प्रीसीडिंग थ्री अपॉइंटमेंट इज डायरेक्टर आर रिसीव्स एडिशनल रेम्यूनरेशन एक्सक्लूडिंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स फ्रॉम द कंपनी अपार्ट फ्रॉम डायरेक्टर्स फी एंड और हैज़ पार्टिसिपेटेड इन कंपनी स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन यानी शेयर्स, परफॉर्मेंस रिलेटेड स्कीम्स, पेमेंट, कोई बोनसेस। कहते देखें अगर तो वो पेंशन वेंशन रिसीव कर रहा है ना, रिटायरमेंट बेनिफिट, फिर तो जाने दें, फिर ये यहाँ पे डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। मगर इसको छोड़ के अगर कोई और बेनिफिट्स लिए हैं इसने लास्ट 3 इयर्स में, तो भी इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। इज़ अ क्लोज रिलेटिव किसका? कंपनी के प्रोमोटर्स का, डायरेक्टर्स का, मेजॉरिटी शेयर होल्डर का। क्लोज रिलेटिव का मतलब क्या है? स्पाउस, लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट, यानी अब्बा, दादा, ठीक है, बेटा, अपना जो है पोता, परपोता, इस तरह करके ये क्लोज फैमिली होती है, क्लोज रिलेटिव होते हैं। ये है ना अगर कोई बंदा प्रोमोटर, डायरेक्टर, या तो वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है। ही होल्ड्स क्रॉस डायरेक्टरशिप। क्रॉस डायरेक्टरशिप का मतलब एक ही बंदा 2 कंपनीज में डायरेक्टर है और है सिग्निफिकेंट लिंक्स विद अदर डायरेक्टर्स, किसी और कंपनी के साथ डायरेक्टर है, जैसे वाइफ है, थ्रू इन्वॉल्वमेंट इन अदर कंपनीज और बॉडीज नॉट बीइंग एसोसिएटेड लाइसेंस। तो इसका मतलब है फिर भी वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ये कैसे हो सकता है? क्रॉस डायरेक्टरशिप की वजह से, क्रॉस डायरेक्टर का मतलब क्या है? आप 2 कंपनी में डायरेक्टर हैं, 3 कंपनी में डायरेक्टर हैं, तो आप इंडिपेंडेंट थोड़ी रहेंगे, ठीक है। यह सिग्निफिकेंट लिंक है किसी डायरेक्टर के साथ, लाइक वी सेड कि उसका वो फैमिली क्लोज रिलेटिव है, तब भी आपका ये जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे। किसी बोर्ड पे आपने सर्व किया है 3 कंसेक्यूटिव टर्म, इसका मतलब 3 कंसेक्यूटिव टर्म का मतलब क्या होगा? 3 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल, यानी 9 साल कंटिन्यूसली अगर आप उस कंपनी पे रहे हो। अब आप नहीं हो उस कंपनी पे, तो भी आप उस कंपनी के लिए, अब हालांकि 3 साल, 3 टर्म, 9 साल आप उस पे रहे बोर्ड पे, तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, हालांकि इस वक्त आपका कंपनी से कोई ताल्लुक ना हो। हाउएवर इंडिपेंडेंट बन जाएंगे लैप्स ऑफ 1 टर्म। इसका मतलब है कि 3 साल बीच में गुजरेंगे, फिर आप इंडिपेंडेंट कहलाओगे। इसका मतलब क्या था कि पहला टर्म था आपका 2012, 2013 और 2000 ये पहला टर्म आपका हुआ कंटिन्यूसली। सेकंड टर्म आप कंटिन्यू कर रहे हो, 15, 16, 17, सेकंड टर्म हो गया, फिर कंटिन्यूस 18, 19, 20 हो गया। अब आप 21 में कंपनी का हिस्सा नहीं हो, ठीक है, मगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। इसमें आपको एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं लिया जा सकता, क्योंकि 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ डायरेक्टर है, ठीक है। अभी भी नहीं हो सकता, अभी भी नहीं हो सकता। हाँ, इसके बाद ये 3 आपने ना बिल्कुल कंपनी से आप अलग हो गए,
लैप्स हो गया टाइम, अब आप 24 में अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो, ठीक है ना। अब आके इस लैप्स के बाद 3 साल के लैप्स के बाद, ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात, पॉइंट समझ आ रहे हैं। अच्छा, पर्सन नॉमिनेटेड एज डायरेक्टर बाय क्रेडिटर, अगर गवर्नमेंट ने किसी को नॉमिनेट किया है तो वो भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। कैसे इंडिपेंडेंट होगा, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वो क्राइटेरिया था जिसकी बेसिस पे हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। एक दफ़ा इसको थोड़ा दोबारा होलिस्टिकली देख लेते हैं। क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, एम्प्लॉई 3 साल, पिछले 3 साल गुजर गए, फिर इंडिपेंडेंट है। CEO 3 साल, मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप जिसमें पार्टनर होना, मेजर शेयर होल्डर होना या डायरेक्टर होना। तो मेजर शेयर होल्डर का मतलब क्या, और ये 3 साल है, इसमें भी 3 साल है। मेजर शेयर होल्डर का मतलब 10% से ज़्यादा खुद की या कलेक्टिव शेयर होल्डिंग हो, रेम्यूनरेशन रिसीव करे किसी भी पोजीशन में सिवाय रिटायरमेंट बेनिफिट्स के। स्टॉक ऑप्शंस मिले थे, कि लोगों को रिटायरमेंट के बाद भी ऑप्शन होता है कि भाई रिटायर होने के बाद भी आप कर सकते हो इससे, ठीक है। क्लोज रिलेटिव हो आप किसके, कंपनी के प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स या मेजर शेयर होल्डर्स के। क्रॉस डायरेक्टरशिप है, सिग्निफिकेंट लिंक है, ठीक है। अगर आपने सर्व्ड कंटिन्यूसली 3 टर्म कंटिन्यूसली सर्व किया है तो भी आप इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते, मगर 1 टर्म के लैप्स के बाद बन सकते हैं। गवर्नमेंट का नॉमिनेटेड, कंपनी का नॉमिनेटेड, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, कंपनी का नॉमिनेटेड भी इंडिपेंडेंट बंदा नहीं हो सकता, ठीक है। An independent director in the case of a public sector company shall be in the service of Pakistan. It shall not be in the service of Pakistan. Not be in the service of Pakistan or any statutory body or any. कहते हैं गवर्नमेंट की जो कंपनीज है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, उसमें भी अगर वो लिस्टेड हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए है बस। अगर गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर कंपनी है और लिस्टेड है, उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है तो कौन होगा, वो कहते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट से लिंक नहीं होना चाहिए उसका, क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा, वरना इंडिपेंडेंट थोड़ी होगा वो। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या किसी स्टेचुटरी बॉडी जैसे कि ICAP है, जैसे कि PIA है, या कोई बॉडी है या कोई इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, उसमें वो बंदा जॉब ना करता, तब वो इंडिपेंडेंट माना जाएगा, वरना वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आते कहाँ से, ये किस तरीके से। मैंने कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से मीटिंग्स की, मुलाकातें की, ताकि उनसे पूछा जा सके कि भाई आप क्यों ये काम करते हो। तो मोस्टली ये लोग जो होते हैं ना, आप अगर देखेंगे तो ये खुद बजाते खुद ये नहीं होता कि जी ये कोई प्रोफेशन है कि जी मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स होते हैं, मगर ये अपने आप को ऑफ़र करते हैं कि हमें एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर कहीं पे रखा जाएगा तो वी विल वर्क एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मैं इसमें बहुत सारे नाम हैं जो पब्लिकली लेना मुनासिब नहीं है, बट ICAP के इवन पास्ट प्रेसिडेंट भी हैं जो कि एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहे हैं, जैसे के इलेक्ट्रिक के बोर्ड पे या मुख्तलिफ कंपनीज़ के बोर्ड पे। तो आते कहाँ से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, अपॉइंटेड अंडर लॉ रूल्स रेगुलेशंस कोड शैल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द डेटा बैंक। ये देखो उसका एक डेटा बैंक बनता है, किसका, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का एक डेटा बैंक बनाया जाता है, और डेटा बैंक बनाने के लिए एक इंस्टीट्यूट कायम किया जाता है जो ऑलरेडी है। इसका मतलब है कि एक इदारा होगा जो इंस्टीट्यूट है, किस पर्पस के लिए, वो सिर्फ इस पर्पस के लिए सेटअप किया गया है ताकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के नाम का डेटा बैंक बनाए। वो कैसे बनाएगा डेटा बैंक, पहले तो लोग आके ऑफ़र करते हैं कि जी मुझे आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाओ, फिर वो क्या रिक्वायरमेंट मीट करते हैं, इंस्टीट्यूट छांटी करता है, अपनी वेबसाइट पे उनके नाम रख देता है, ठीक है। और जो जो कंपनीज जिनको अंडर द लॉ रिक्वायरमेंट है, अंडर द लॉ की रिक्वायरमेंट इस वक्त कहाँ है, सिर्फ कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट है इस वक्त कि लिस्टेड कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने होते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, वो उस डेटा बैंक में से अपने लिए बंदा सिलेक्ट करते हैं, और इस काम को करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इंस्टीट्यूट की नहीं है, वो उस अपनी कंपनी की है। अगर लेट सपोज कि इंस्टीट्यूट ने जो डेटा बैंक बनाया उसमें कमी बेशी रह गई, तो कोई कंपनी ये नहीं कह सकती कि देखो आपने चूँकि इसे अपनी लिस्ट में रखा था, हमने आपकी लिस्ट से उठाया, नहीं, ये कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि वो इंश्योर करे कि वाकई इंडिपेंडेंट है भी कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए आपको बोर्ड में एक कमेटी होती है,
बोर्ड की वेरियस कमेटीज़ होती है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, उसमें एक कमेटी होती है जिसका काम ही ये होता है कि जिसको कहते हैं सक्सेशन प्लान देना। सक्सेशन प्लान का मतलब है कि इस वक्त 4 डायरेक्टर अगर हम हैं या 8 डायरेक्टर है, तो आगे के डायरेक्टर्स कहाँ से आएंगे, वो शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं। ठीक है, अब सपोज़ करें 2 डायरेक्टर अगर ऐसे हैं जो कि लेट सपोज के रिटायर होने वाले हैं, उनका टर्म कंप्लीट हो गया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो अब नए डायरेक्टर कौन से होंगे, तो वो कमेटी जो होगी ना इस पे काम करती है, लोगों से रब्ता करेगी, विलिंगनेस लेगी, और उसमें से कितने विलिंग होते हैं उसी पैनल में से जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी शैल बी इलेक्टेड इन द सेम मैनर एज अदर डायरेक्टर्स। ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स जो होगी इसके साथ। अब नो इंडिविजुअल शैल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द डेटा बैंक ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विदाउट हिज कंसेंट। इसका मतलब क्या है कि जो मैंने जैसे बताया ना आपको कि लेट सपोज कि हमारे पास 2 सीट्स हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, दोनों रिटायर हो रहे थे, अब हमें 2 लोग रखने, तो 2 लोग ना पिक एंड चूज़ नहीं करेंगे, पहले तो देखेंगे कि हमारे काम के लिए सूटेबल कौन है। हम केमिकल इंजीनियरिंग की कंपनी है, तो हम देखेंगे कि डेटा बैंक में कौन कौन थे, उस डेटा बैंक से मोस्ट सूटेबल बंदा हमने निकाला, हमें पता चला 4 लोग हैं, तो 4 बंदा, एक बंदा थोड़ी सिलेक्ट करेगा, इनके इलेक्शन होगा। पहले तो उनसे विलिंगनेस देंगे कि ये आप विलिंग हो, चारों ने काम विलिंग है, हमें 2 लोग चाहिए। तो जैसे इलेक्शन होता है ना किसका, किसी भी डायरेक्टर का, ऐसे इन 4 लोगों का फिर इलेक्शन किया जाएगा, एक AGM में या EGM में। द अबाउ रिक्वायरमेंट में बी रिलैक्स्ड बाय द कमीशन ऑन एप्लीकेशन मेड बाय द कंपनी सपोर्टेड विद द सफिशेंट, ये एक रिलैक्सेशन है। उसके बाद है पावर ऑफ द कमीशन, मैनर ऑफ प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन दी डेटा बैंक हु फुलफिल दी। अब वो पहला जो होता है ना सबसे बड़ा टास्क, वो डेटा बैंक में नाम तो है आपका, डेटा बैंक में नाम नहीं होगा तो कैसे आप जो है सिलेक्ट होंगे, तो उसके लिए कौन सी क्वालिफिकेशंस हैं, कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये कमीशन तय करता है। रखेगा इस पे डेटा बैंक बनाएगा वो इंस्टीट्यूट जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए होता है, मगर वो रिक्वायरमेंट जो होगा वो कमीशन फिक्स करता है। इन दिस रिगार्ड द कमीशन ने वो नोटिफाई भी की हुई है रेगुलेशंस 2018 की, इसको आगे रखते हुए डेटा बैंक बनता है। एनी पर्सन डिज़ायरस, अगर कोई चाहता है कि उसका नाम आए, वो मैं पहले बात बता चुका हूँ, तो इसको फॉलोइंग प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। पर्सन हु ईदर होल्ड्स एटलीस्ट अ ग्रेजुएट डिग्री या 5 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस इस फील्ड में, लॉ, फाइनेंस, मैनेजमेंट, सेल्स, इसका मतलब है दोनों को अगर आप देखें तो एंड है, इसका मतलब ग्रेजुएट भी हो, 5 साल का तजर्बा भी हो, हैज़ एटलीस्ट 15 ईयर्स रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस, कहाँ, उन्हीं फील्ड्स में, तो फिर वो ग्रेजुएट की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई। पर्सन इज़ विलिंग टू एक्ट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड कैन कन्फर्म दैट द ऑन अपॉइंटमेंट वुड डिवोट, वो सफिशेंट टाइम भी देगा, ये उससे पर्सन को विलिंगनेस शो करनी होती है। ठीक है, क्यों विलिंगनेस शो करनी है, क्योंकि अगर इलेक्ट हो गया, घर बैठा रहा, 4 दफ़ा मीटिंग हुई साल में, 1 दफ़ा भी नहीं आया, तो ऐसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का फ़ायदा नहीं होगा, वो अंडरटेक करेगा कि मैं सफिशिएंट टाइम दूंगा। अच्छा, अब इसमें बॉडी कॉर्पोरेट का चूँकि जिक्र है, तो बॉडी कॉर्पोरेट का क्या मतलब है, यहाँ पे इस्टेब्लिश इन पाकिस्तान गवर्न अंडर स्पेशल इनेक्टमेंट, कानून जैसे कोई लॉ होता है ना किसी लॉ के तहत। अब एक तो बॉडी कॉर्पोरेट का जनरल कॉन्सेप्ट था जिसमें कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट होती है, जिसमें 3 किस्म की बॉडी कॉर्पोरेट होती है, कंपनी इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट, फॉरेन कंपनी इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट, और बॉडी कॉर्पोरेट इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट, यानी एंटिटी जिसका नाम ही बॉडी कॉर्पोरेट हो, उसको भी सेपरेट। तो इस मीनिंग में बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है सेपरेट लीगल एंटिटी, मगर जिसका हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वो है, वो गवर्नमेंट, वो कंपनी नहीं है जो तीसरे नंबर पे थे ना बॉडी कॉर्पोरेट, उसकी बात हो रही है, या आउटसाइड पाकिस्तान इस्टेब्लिश्ड वही फॉरेन कंपनी की बात हो रही है। तो यहाँ पे चूँकि जिक्र था डायरेक्टर का, तो डिफ़ाइन कर दिया गया। अब ये जो डायरेक्टर आ जाते हैं तो इनको ट्रेनिंग भी चाहिए उनके रोल के बारे में, जो कंपनीज एक्ट ने उन पे ऑब्लिगेशंस रखी हैं, जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, इसके लिए एक डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो कि मैंडेटरी होता है। अगर किसी ने ऑलरेडी वो ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया हुआ है तो उसको एक्सेप्शन दे दी जाती है। ठीक है, इंस्टीट्यूट शल, अब यही वो पुरानी वाली बात थी जो मैंने की कि इंस्टीट्यूट क्या करेगा, डेटा बैंक बनाएगा, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करेगा, और उसके बाद उसकी नॉमिनल सी फ़ी और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लेके किसी भी एप्लीकेंट से
वो डेटा जो है हासिल करके और क्या करेगा, नेसेसरी मेजर्स कंडीशंस प्रोसीजर्स फॉलो करेगा। इंस्टीट्यूट विद दी प्राइवर कमीशन से विद फिक्स फीस पेड बाय द इंडिविजुअल, वो उसका नाम डेटा बैंक में डाल सकता है। एवरी पर्सन हुज नेम इज इंक्लूडेड इन द डेटा बैंक शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूरेसी ऑफ द डेटा। ठीक है, जिसने अपना नाम लिखवाया, डेटा लिखवाया, वो जिम्मेदार होगा इसके लिए। और फिर नाम आ जाने से कोई गारंटी नहीं होती कि जी आप इलेक्ट भी हो जाएंगे। वो इंस्टीट्यूट अपनी वेबसाइट पे ये लिख देता है, क्या लिख देता है कि जी इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए पर्सन अपॉइंटिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टू एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस इन टर्म्स ऑफ द रिक्वायरमेंट। और वो लिखते हैं कि इंक्लूजन इन द डेटा बैंक डज नॉट गारंटी सिलेक्शन। ये जो मैंने पहले बताया, इंस्टीट्यूट शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कंट्रावेंशन, यानी कंपनी खुद जिम्मेदार है। ये ना डिस्क्लेमर है एक किस्म का, वो इसीलिए कि वो इंस्टीट्यूट फैसिलिटेट करने के लिए है, वहाँ पे वो जिम्मा हटाने के लिए नहीं कंपनी का। अच्छा, प्रोटेक्शन टू इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव शैल नॉट बी हेल्ड लायबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शैल नॉट बी only in respect of such acts of the omission commission by listed companies or public listed companies which had occurred with his knowledge attributable through the board processes and with his consent and connivance and when he had no act। देखिए बात ये है, अच्छा बच्चों, तो जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं या जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, अब सोचें ज़रा, वो तो डे टू डे तो नहीं बैठे होते ना कंपनी में, अब वो मीटिंग का हिस्सा बन रहे हैं। हमने क्या कहा था, वो वेरिएबल याद है कि नॉट क्लेम वेरिएबल, वो अपनी जगह वैलिड पॉइंट था, मगर ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पे अप्लाई करता है, नॉन एग्जीक्यूटिव पे भी अप्लाई करता है। ऐसा नहीं कि नॉन एग्जीक्यूटिव पे अप्लाई नहीं करता। अब एक पॉइंट समझें, ये क्या दोनों पॉइंट को हम रिकनसाइल करें। देखिए, अगर लेट सपोज कि सिचुएशन ऐसी हो, ये हमारे पास एक डिसीशन था और यूं करके ना हमारे पास 3 किस्म के डायरेक्टर थे, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, मगर ये नॉन एग्जीक्यूटिव में ये इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब सपोज करें कि इन सब ने ना किसी डिसीशन पे यस बोला, अब सब जिम्मेदार है, ये भी जिम्मेदार है, इक्वल। ये वही बात हुई जो हमने पहले बात पढ़ी थी। क्या पढ़ा था कि ये वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव का क्लेम नहीं ले सकते। मगर एक डिसीशन ऐसा था, एक इलीगल डिसीशन कहो या कुछ ऐसी चीज़ कहें, जिसमें एक बंदा था जो ये था, ये वाला बंदा, ये इंडिपेंडेंट था, इसने अपोज किया था। ठीक है, अब बताएं क्या ये जिम्मेदार होगा? ये जिम्मेदार नहीं होगा। यही बात यहाँ लिखी है, शल बी हेल्ड लायबल। ठीक है, एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शैल बी हेल्ड लायबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्ट्स ऑफ ओमिशन कमीशन बाय द लिस्टेड और पब्लिक सेक्टर विच हैड अकर्ड विथ हिज नॉलेज, जो उसकी नॉलेज एट्रीब्यूटेबल थ्रू बोर्ड प्रोसेसेस विथ हिज कंसेंट और कनाइवेंस आर वेयर। इसका मतलब है कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होगा उसको प्रोटेक्शन हासिल है। ठीक है, ये देख रहे हैं प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन हासिल है उसको, कि अगर वो उसकी मिली भगत नहीं है तो फिर वो बच जाएगा उस क्रिमिनल एक्ट से। अच्छा, रेजोल्यूशंस के बारे में लास्ट पॉइंट है, अब एक आध थोड़े से बस रह गए और सारा चैप्टर हमदा कवर हो गया एक ही सेशन के अंदर। रेजोल्यूशंस पास करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो मीटिंग में और दूसरा बाय सर्कुलेशन। बाय सर्कुलेशन का तरीका क्या होता है? बाय सर्कुलेशन का तरीका होता है फाइल उठाई, उस पर रेजोल्यूशन लगाई और पहले बोर्ड डायरेक्टर ने, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव है या चेयरमैन ऑफ द बोर्ड है, चूँकि चेयरमैन ऑफ द बोर्ड एक अलग पोजीशन है, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ने साइन कर दिया कि आई एग्री विद दिस, तो येस हो गया। फिर दूसरे के पास फाइल गई, तीसरे के पास, बाय सर्कुलेट ये फाइल होती हुई आई और आखिर में जब वापस आई चेयरमैन ऑफ द बोर्ड के पास, तो उसने देखा कि मेजॉरिटी ने हक में फैसला किया, रेजोल्यूशन पास हो जाएगी। फिर अगली जब मीटिंग होगी ना एक्चुअल, तो उसमें उस रेजोल्यूशन को पेश किया जाएगा। वापस डिबेट नहीं करेंगे, बस उसके सामने पेश किया जाएगा ताकि वो ट्रांसपेरेंसी रहे। वैलिडिटी क्या है? रेजोल्यूशन इन राइटिंग अप्रूव बाय मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स या कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स entitled to receive notice of a meeting shall be valid and effectual as if it had been passed in the meeting। कहता है जो by circulation
रेजोल्यूशन पास होगी वो भी उतनी ही वैलिड है जितनी मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होती है। बिफोर पासिंग इट रेजोल्यूशन शुड बी सर्कुलेटेड विथ नेसेसरी पेपर्स टू ऑल डायरेक्टर्स एंड सच रेजोल्यूशन शैल बी नोटेड एट अ सब्सिक्वेंट मीटिंग। बोर्ड की मीटिंग पे वो नोट किया जाएगा उसको एंड मेड पार्ट ऑफ द मिनट्स। अगली जो बोर्ड मीटिंग है उसके मिनट्स का हिस्सा हो जाएगा। डायरेक्टर ने रिटन में जब रेजोल्यूशन पास हुई थी और उसमें कंसेंट दे दी थी तो वो उसको विथड्रॉ नहीं कर सकता सब्सिक्वेंटली कि नहीं मेरा वोट येस नहीं ना समझा जाए। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं सर्कुलेशन के लिए। अच्छा, फिर है रिकॉर्ड रेजोल्यूशंस का, और मीटिंग का रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा। तो रेजोल्यूशंस सारी की सारी, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, इस सब का रिकॉर्ड रखा जाएगा। मिनट्स रिकॉर्डेड इज अबाउ इफ purporting to be authenticated by the chairman of the meeting or by the chairman and it shall be evidence। यानी मिनट्स की वैलिडिटी ये होती है कि अगर कोई मिनट्स अथेंटिकेट हो गए यानी साइन हो गए और अगली मीटिंग में पेश हुए, हर अगली मीटिंग में पिछली मीटिंग के मिनट्स पेश होते हैं क्योंकि वो पहली दफ़ा चांस होता है उसको देखने के लिए। जो मिनट बोर्ड के मेंबर्स होते हैं तो वो पहली दफ़ा उसको देख रहे होते हैं कि अच्छा भाई मिनट्स क्या लिखे थे, तो अप्रूव हो गए थे मिनट्स, सब ने उस पर साइन कर दिया था, तो वो पेश किए जाते हैं कि जी लास्ट टाइम के मिनट्स को हमने अडॉप्ट करना है। तो पहला एजेंडा आइटम हर मीटिंग का यही होता है कि लास्ट मीटिंग के मिनट्स को हम अडॉप्ट कर रहे हैं। वो अडॉप्ट हो जाएंगे, इसका मतलब अब वो मिनट्स ही सबूत होंगे कि पिछली मीटिंग में क्या हुआ था। जो कुछ हुआ था उसमें मिनट्स पेश किए जाएंगे, लीगल डॉक्यूमेंट मिनट होगा कि ये काम हुआ था। और कॉपी ऑफ द ड्राफ्ट मीटिंग शैल बी फर्निश्ड टू एवरी डायरेक्टर विद इन। अब मीटिंग हो गई तो मीटिंग होने के बाद विद इन 14 डेज एक ड्राफ्ट जो होगा वो डायरेक्टर सबको दिया जाता है ताकि वो उसमें देखें कि करेक्टली फेथफुली नोटिंग हुई है या नहीं हुई। डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन से मुतालिक रिस्ट्रिक्शन है। द रेम्यूनरेशन टू बी पेड टू एनी डायरेक्टर फॉर अटेंडिंग द मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर और कमिटी ऑफ द डायरेक्टर शैल नॉट एक्सीड द स्केल अप्रूव बाय द कंपनी और बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स इस द केस में भी इन वो मीटिंग फ़ी नॉर्मली फिक्स होती है, कहीं पे 75,000 मीटिंग के, कहीं पे 1 लाख रुपए, कहीं 2 लाख रुपए मिल जाते हैं। रेम्यूनरेशन ऑफ द डायरेक्टर फॉर परफॉर्मिंग एक्स्ट्रा सर्विसेज इंक्लूडिंग होल्डिंग ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन इज डिटरमिन्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कंपनी इन जनरल मीटिंग। ये वो इंडिपेंडेंट के लिए नहीं होगा क्योंकि आपको याद है ना इंडिपेंडेंट को रेम्यूनरेशन नहीं मिलती, ये एग्जीक्यूटिव के लिए होगा क्योंकि उनको अदर रेम्यूनरेशन मिल सकती है। तो अदर रेम्यूनरेशन काम करने के लिए यानी सैलरी वगैरह तो बोर्ड ही फैसला करता है डायरेक्टर्स की सैलरी का या बोनसेस का। प्रोहिबिशंस, अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल नॉट असाइन, याद है 3री दफ़ा आ रहा है, मैंने कहा 3 दफ़ा आएगा, 3री दफ़ा आ गया, अपना ऑफिस असाइन नहीं कर सकता और अगर असाइन किया तो वो वाइड हो जाएगा। अपॉइंटमेंट बाय अ डायरेक्टर ऑफ एन अल्टरनेट और सब्सटीट्यूट, वही 90 डेज़ वाला सेम चीज़ रिपीट हो रही है। कब? जब मुल्क से बाहर जा रहा है। अल्टरनेट डायरेक्टर सो अपॉइंटेड, जैसे ही वापस आया वो वैकेट हो जाएगा, खाली। अच्छा, ये लास्ट पॉइंट है, लास्ट पेज है। रिस्ट्रिक्शन ऑन सर्टेन ट्रांजेक्शन्स, कैश में डायरेक्टर्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है। कंपनी शैल इंश्योर दैट ऑल कैश ट्रांजेक्शन्स विद डायरेक्टर आर कंडक्टेड ओनली थ्रू बैंकिंग चैनल। जब भी बैंकिंग चैनल का मतलब क्या होगा कि सैलरी भी देनी होगी, कुछ भी ट्रांजैक्शन करेंगे, लोन देना होगा, लोन लेना होगा डायरेक्टर से, कोई सेल परचेज की गई है डायरेक्टर से, सब बैंकिंग चैनल से किया जाएगा। नॉन कैश में क्या होगा? अनलेस प्रायर अप्रूवल इज अकॉर्डेड बाय अ रेजोल्यूशन, यानी इसका मतलब है कि रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग अगर होगी तो मुमकिन है, वरना ये मुमकिन ही नहीं है। एंड इफ द डायरेक्टर आर कनेक्टेड पर्सन इज डायरेक्टर holding company approved is also required to be obtained passing resolution general meeting in holding, no company shall make this arrangement। इसका मतलब क्या है कि जब तक रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करके मेंबर इजाज़त ना दे तब तक नॉन कैश ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकते डायरेक्टर के साथ। नॉन कैश ट्रांजैक्शन करने के लिए ज़रूरी क्या है कि डायरेक्टर के साथ के जनरल मीटिंग में इसकी इजाज़त हो, उसका अप्रूवल हो। अरेंजमेंट जो है ना ये नहीं कर सकते जब तक के ये मेंबर्स इजाज़त दें। किस चीज़ का? डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और इट्स होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएटेड और पर्सन्स कनेक्टेड विथ हिम अक्वायर और इज टू अक्वायर एसेट्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कोई भी एसेट्स अदर देन कैश अगर सेल परचेज कर रहा है डायरेक्टर, किससे? शेयर्स की इवन परचेज जो है ना
अगर वो करना चाहता है विद द कंपनी अदर देन कैश, तो उसमें जनरल मीटिंग से अप्रूवल की ज़रूरत है, डायरेक्टर ये नहीं कर सकते। कंपनी एक्वायर्स और इज टू एक्वायर, कंपनी उससे एसेट परचेज करे तब भी इस चीज़ की ज़रूरत होगी कि कंसिड्रेशन जो होगी डायरेक्टर, मतलब इसमें मसला क्या आता है कि वो जो नॉन कैश ना उसकी वैल्यू क्या है उसने दे दिया प्लॉट, उसके अगेंस्ट ले लिए उसने कोई 50,000 शेयर, मगर प्लॉट की वैल्यू थी क्या। नोटिस फॉर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन शैल इंक्लूड, वो जो ये है ना अरेंजमेंट, उसमें बताना पड़ेगा जनरल मीटिंग में कि करने क्या जा रहे हैं, मतलब इसका मतलब है ब्लैंकेट नहीं होगा, बताएंगे विद दी वैल्यू कि वो कितने की है, वैल्यूअर ने क्या वैल्यू बताई है प्लॉट की, वो सारी चीज़ें बता के फिर ये अरेंजमेंट जो होगा वो जनरल मीटिंग में पेश किया जाएगा, वहाँ से अप्रूवल मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टर से नॉन कैश की तो सिंपल सा पॉइंट है, कैश में जब भी डील करेंगे तो बैंक के थ्रू करेंगे, नॉन कैश में दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो डायरेक्टर परचेज करेगा या सेल करेगा, दोनों सूरतों में अप्रूवल चाहिए जनरल मीटिंग का, फिर ही ये ट्रांजैक्शन हो सकती है। और जब अप्रूवल लेंगे तो कंप्लीट बात बताएंगे मेंबर्स को। लोन से मुतालिक है कि कंपनी इज़ नॉट अलाउड अनलेस द ट्रांजैक्शन हैज़ बीन अप्रूव बाय मेंबर्स, इसमें भी मेंबर्स की ज़रूरत है थ्रू रेजोल्यूशन, कि अगर मेंबर्स यानी जनरल मीटिंग में इजाज़त दें फिर मेक अ लोन, कंपनी लोन दे सकती है डायरेक्टर को, ठीक है, गिव अ गारंटी या सिक्योरिटी, यानी ये दोनों वही चीज़ें हैं जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन रखती है कंपनी के लिए। और एडिशनली अप्रूवल ऑफ द कमीशन इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी में अगर लोन दे रहे हैं तो उस सूरत में SECP से कमीशन से भी इजाज़त देनी पड़ती है। द अबव रिस्ट्रिक्शन डू नॉट अप्लाई टू कंपनी विच इज़ इन ऑर्डिनरी कोर्स, अगर उसका काम ही बैंक है और वो लोन देना, उसका काम ही लोन देना है, तो डायरेक्टर भी तो उसके कस्टमर हो सकते हैं, उस केस में ये अप्रूवल्स की ज़रूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट है बच्चों, प्रोहिबिशन रिगार्डिंग मेकिंग अ पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, कोई भी कंपनी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती, ठीक है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते, पॉलिटिकल पर्पस के लिए पैसे कंपनी नहीं लगा सकती। उसके बाद गिफ्ट, अगर कोई मेंबर्स की मीटिंग होती है ना, तो उन मेंबर्स की मीटिंग, इसका मतलब AGM, उसमें गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, कोई गिफ्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये हमारा बेटा चैप्टर था। आई होप कि आपका कम टाइम के अंदर इतना बड़ा चैप्टर अच्छे तरीके से कवर हो चुका होगा, और ये जो हमारी मास्टर शीट्स हैं इसमें आपको बड़ी सूदमंद लगी होंगी, और मैं इंशाल्लाह आपसे ये शीट शेयर भी कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप अच्छे तरीके से इसको रिवाइज कर लो। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप है इसकी टेस्टिंग, ठीक है। तो आप आज इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो, इसको आपको मैं सिर्फ आज का दिन दे रहा हूँ, और कल का दिन भी खैर आपको मिल जाएगा, क्योंकि अब हम मूव करेंगे, क्योंकि वो छोटा सा एरिया है चीफ एग्जीक्यूटिव का, वो लंबा नहीं है, चीफ एग्जीक्यूटिव इसी का ही इन अ वे थोड़ा सा पार्ट है, 2-3 पेजेस की ही टोटल बात है। तो हम अब अगले टारगेट की तरफ मूव कर जाएंगे। अगला टारगेट है हमारा मीटिंग्स, ठीक है, मीटिंग्स। तो उम्मीद है कि हम इसी तरीके से मास्टर शीट के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू ही मीटिंग्स की भी कंप्लीट कवरेज कर लेंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह। तो अब आपका एक तरफ क्या होगा, डायरेक्टर पे टेस्टिंग शुरू हो जाएगी, और दूसरी तरफ हमारी लर्निंग शुरू हो जाएगी मीटिंग्स के लिए। आई होप कि ये मेथोडोलॉजी आपको यूजफुल लग रही है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये जो पास्ट के सारे पेपर्स हैं उनमें से कुछ सिलेक्टेड सवालात मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है, कल शाम तक मैं आपको शेयर करूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है, प्रैक्टिस पर्पस के लिए। और फिर वो उसको हमने लिखना है, जैसे हमने ना फिर एक सेशन रखेंगे जिसमें सर दिस चार्ट्स ऑफ योर्स आर वेरी बेनिफिशियल फॉर रिवाइजिंग ईच एंड एवरी पॉइंट इन द चैप्टर इन शॉर्ट, आपको से तो बेटा बहुत शुक्रिया, बेटा बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह यार, जज़ाकल्लाह, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट यार। असल में पता नहीं होता वो मौसम की वजह से, बट इंशाल्लाह मैं पूरी, अल्लाह मालिक है बेटा, अल्लाह सेहत देगा, मैं इंशाल्लाह आपके साथ जो कमिटमेंट की है बेटा पूरी करने की मैं सरतोड़ कोशिश करूँगा। अल्लाह मुझे जो है ना इसकी बस ये कमिटमेंट की है तो उसको पूरे करने की अल्लाह तौफीक दे। तो इंशाल्लाह बेटा ये चार्ट्स आपको यही इंशाल्लाह पेपर पास कराएंगे, सेट है। चलें बेटा, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह हम अब अगली क्लास जो होगी वो तब तक, अब अगली क्लास तक जो है ना मैं आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी दे दूंगा कल तक, इसको रिवाइज करें अच्छे तरीके से। ये मैं आपसे अभी शेयर कर देता हूँ, हाँ मेरे पास है ये मोबाइल में, मैं अभी जाने से पहले इंशाल्लाह निकलने से पहले ये ग्रुप में आपसे शेयर करूँगा, ठीक है, ये वाली पूरी की पूरी कंप्लीट। और अगर इसको मैं रिवाइज भी करता रहता हूँ, अगर लेट सपोज कहीं पे
ये मैं आपको सिर्फ गाइड कर दूं कि अगर लेट सपोज कहीं पे भी मैंने कोई चेंज किया फर्दर, ये होता है ना, कहीं पे थोड़ा और कम कर दिया और मटेरियल को कंसाइज कर दिया, तो यहाँ मैं अब रिवाइज लिखना शुरू कर दूंगा, ठीक है, डेट लिख दूंगा रिवाइज्ड ऑन। तो अगर आज की डेट के बाद रिवाइज वाली शीट आए ना बेटा, उसको प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि मैं मतलब जल्दी सेटिस्फाई नहीं होता अपने काम से भी, नहीं करता रहता हूँ, तो ये शीट भी रिवाइज होगी, ठीक है। मगर बहरहाल बहुत अच्छी शीट है, मगर फिर भी अगर रिवाइज होगी ना तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि रिवाइज को यूज़ कीजिएगा। सेट है बच्चों, चलें बेटा, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।